तो चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमें सिलेबस में दो चैप्टर दिए गए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज रिगार्डिंग चैप्टर 2 और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 3। तो एक्सटर्नल जो हम एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहेगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहेगा, इसका ब्रीफ समरी हमें ये चैप्टर 3 और चैप्टर 2 रिस्पेक्टिवली में दिया है। तो जो चैप्टर 3 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हमें इंटरनल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ पीपल, प्रोसेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। मतलब पीपल है बोले तो सर क्या क्या आएगा? पीपल मतलब इंडिविजुअल भी आएगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रोडक्ट को इनपुट से लेके आउटपुट तक जो जो प्रोसेस प्रोडक्ट फॉलो करेगा वो प्रोसेस पूरी इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इक्विपमेंट है, आपके मशीनरीज है, आपका स्पेस है, आपकी पूरी ओवरऑल अपैरेटस है, वो सब आएंगे। फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, आपने कुछ अकाउंटेबिलिटी, आप कैसे बुक्स का ये फाइनलाइज करोगे, आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि क्या करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे एडवर्टाइजिंग करना है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी आएगा कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी है कस्टमर, कंज्यूमर, आइदर एम्प्लॉयज के साथ, फिलोसॉफी, वैल्यूज, एथिक्स दैट शेप एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। तो ये सब चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। ओके, ठीक है सर। सो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर। तो की स्टेक होल्डर मतलब क्या? उस की स्टेक होल्डर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इंडिविजुअल रहेंगे, आइदर इंटरनल रहो या एक्सटर्नल रहो। क्या बोल रहा हूँ? आइदर इंटरनल रहो या एक्सटर्नल रहो, जिनका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जिनका बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, वो की स्टेक होल्डर में आएंगे। तो की स्टेक होल्डर कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल either internal or external that has an interest or impact on the business or corporate strategy of the organization। जिसका कोई इंटरेस्ट है या फिर जिसका कुछ इम्पैक्ट गिरने वाला है बिजनेस में, वो वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। ठीक है। तो जनरली स्टेक होल्डर इंक्लूड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, कस्टमर एंड वेंडर। ये सब स्टेक होल्डर में आएंगे क्योंकि इनका कुछ ना कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई ये सब स्टेक होल्डर में आएंगे। एडिशनली एडिशनली और कौन कौन आ सकता है जिसका कुछ ना कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट रह सकता है या फिर कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है? तो फर्स्ट गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन के रूल्स बता दिए, गवर्नमेंट ने कुछ नया कंप्लायंस कर दिया, कुछ कंपनीज एक्ट में चेंज कर दिया, कुछ गवर्नमेंट ने नए नए अमेंडमेंट्स एंड फिर नए लॉ लाए जो कि बिजनेस पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। कुछ लेबर यूनियंस या फिर कुछ लोकल ग्रुप which are often considered as a stakeholder depending on their impact on particular organization, की हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे उनका इम्पैक्ट कैसा है, तो उस हिसाब से हम उनको स्टेक होल्डर में कंसिडर करेंगे। ठीक है। इस स्टेक होल्डर एग्जर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, बराबर है। मैनेजमेंट का अलग इन्फ्लुएंस होगा, कस्टमर का अलग इन्फ्लुएंस होगा, एम्प्लॉयज का अलग से इन्फ्लुएंस होगा, और दो शेयर होल्डर जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका अलग से इन्फ्लुएंस होगा। तो हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना अलग इन्फ्लुएंस होगा एंड कैन हैव डिफरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है, क्योंकि मैनेजमेंट एक अपने लेवल पे रहेगा, एम्प्लॉयज एक अपने लेवल पे रहेगी, शेयर होल्डर का अलग लेवल है। तो ये इनका अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस भी रहेगा और डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, एम्प्लॉयज का एज अ वर्क, एज अ जो कि उनकी सैलरी है वो वैसे इंटरेस्ट रहेगा। मैनेजमेंट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही से चल रहा है ये उनका इंटरेस्ट रहेगा। तो बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन इनोवेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ केयर needs to have long term perspective about its return of investment as there is dependency on research timelines। बराबर है। जो ऑर्गेनाइजेशन आर&डी में इन्वॉल्व है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वाली जो कुछ रिसर्च कर रही है, जैसे कोविड-19 में आया था वैक्सीन के रिसर्च करने में, तो उनका जो वहां के जो शेयर होल्डर है उनका पूरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। एज देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन रिसर्च, रिसर्च तो आज किया और कल कल रिजल्ट आए ऐसा तो नहीं हो सकता, रिसर्च के लिए टाइम लगेगा। बट जो शेयर होल्डर जिनका मेन कंसर्न है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, आज इन्वेस्ट किया कल पैसा आना चाहिए, वो हेजिटेट करेंगे, वो रिलक्टेंट करेंगे, वो रेजिस्टेंट करेंगे टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंडिंग फंड ऑन
समथिंग दैट मे नॉट सी द रिटर्न इन द नियर फ्यूचर। तो जो शेयर होल्डर जिनको क्विक प्रॉफिट कमाना है, वो तो उनको आरओआई वगैरह कुछ ये नहीं है, उनको तो आज पैसा इन्वेस्ट किया कल रिटर्न आना चाहिए। तो वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रिलेक्टेंट करेगा इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से जहां से रिटर्न नहीं आ रहे, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगेगा। आज इन्वेस्ट किया तो कल तो अमाउंट आपको रिजल्ट तो देगा नहीं। तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लाइन तो लगेगा। तो जो शेयर होल्डर है जिनको क्विक प्रॉफिट चाहिए, वो बोलेंगे ऐसे इसमें जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां पे मुझे रिटर्न नहीं मिले इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया है कि स्टेक होल्डर और जो रिक्वायरमेंट्स है एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म का। तो ये एक बार रीड आउट कर लेना कि की स्टेक होल्डर क्या क्या रहेंगे और उनके रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगे फॉर एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलिस मैट्रिक्स। सो मेंडलिस मैट्रिक्स क्या है? मेंडलिस मैट्रिक्स, फर्स्ट चीज मेंडलिस मैट्रिक्स को ना दो वर्ड दिए गए, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। इट आल्सो नोन एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर का एनालिसिस करने वाला मैट्रिक्स है या फिर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, इसको मेंडलिस मैट्रिक्स बोले जाते हैं। सर समझाने, फर्स्टली पावर और इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है वो समझ लो, क्योंकि मेंडलोस का जो पूरा मैट्रिक्स है इज टोटली बेस्ड ऑन योर पावर एंड इंटरेस्ट। सर पावर मतलब क्या? पावर मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज। तुम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी या फिर रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास पावर है। और इंटरेस्ट मतलब क्या कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंटरेस्टेड हो, ऑर्गेनाइजेशन में कितने दम तो कितने रूट लेवल तक आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड हो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही कमाए, वो आपका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेक होल्डर में सीम टू हैव लॉट्स ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन में होप दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट टू। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर के पास पावर भी है और स्टेक होल्डर को इंटरेस्ट भी है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड कर जाए, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसलिए स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ज्यादा रट्टा मारना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझे ना तो अपने वर्ड्स में भी आप आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट, but in reality some stakeholder will hold more power than others and some stakeholder will have more interest than others। ये प्रैक्टिकल चीज है कि कुछ स्टेक होल्डर के पास ज्यादा पावर रहेगी, ज्यादा स्टेक रहेगा, और कुछ स्टेक होल्डर के कम स्टेक रहेगा तो कम पावर रहेगी। एंड कुछ स्टेक होल्डर को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा देन द अदर्स के पापा मुझे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। डिपेंड ऑन स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर। ठीक है, डेवलपिंग अ ग्रिड ऑफ स्टेक होल्डर। मेंडलस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट। करेक्ट, हमने देखा कि पावर एंड इंटरेस्ट पे मेंडलस मैट्रिक्स डिपेंड करता है, पूरा ये उसी पे बेस्ट है। मैट्रिक्स टू डिफाइन द इंपॉर्टेंस बिंग high power and high interest which management would need to manage closely while investing a lot of time and resources। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट को टाइम और रिसोर्सेस इन्वेस्ट करते वक्त जो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट है उसका इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा और उसको क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंडलिस ने बेस्ड ऑन जो स्टेक होल्डर है उसकी कुछ कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन हाई पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे। स्टेक होल्डर का 4 ग्रुप में मेंडलिस ने कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है, ये चार चार जो है ये सीक्वेंस एज पर ऐसे मॉड्यूल है, बट हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा अलग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे की प्लेयर स्टेक होल्डर। तो की प्लेयर नाम से ही समझ में आता है कि सर की प्लेयर्स है, की प्लेयर्स मतलब हाई पावर रहेगा और हाई इंटरेस्ट रहेगा। हाई पावर और हाईली इंटरेस्टेड पीपल will fall under this category। तो organization will make the greatest effort to satisfy these people and take their advice, build action and keep them informed with all information on a regular basis। अरे सीधी सी बात है ना, जिसका हाई पावर और हाई इंटरेस्ट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम है उनको पूरा सेटिस्फाइड रखना, पूरी चीज उनकी एडवाइस लेना, एक्शंस बिल्ड करना और उनको हमेशा कीप इन्फॉर्म करना कि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या नहीं। इसमें कौन कौन आएंगे सर? इसमें आएगा मेजर शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो की प्लेयर स्टेक होल्डर से इस कैटेगराइजेशन से और दो कैटेगराइजेशन बनते हैं। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो, हमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इधर सेटिस्फाई करना है और इन्फॉर्म करना है। तो इससे और दो कैटेगराइज हुए, कीप सेटिस्फाइड कस्टमर और कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर। कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, सॉरी मैंने कस्टमर बोला, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर और कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर। कीप सेटिस्फाइड में क्या आएगा? हाई पावर और लेस इंटरेस्टेड पीपल, जो जिनके पास हाई पावर है बट इंटरेस्ट कुछ नहीं है,
वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है, कीप दिस पीपल सेटिस्फाइड इजी विद देयर इंटेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनको सेटिस्फाइड रखना है बाबा, वो खुश रहने चाहिए, बस बात खत्म। इसमें कौन कौन आएगा, बैंक्स आएगी, बेसिकली गवर्नमेंट्स आएगा, कस्टमर्स आएगा, कि इनके पास बैंक्स और गवर्नमेंट के पास हाई पावर है, इनको इन पीपल को सेटिस्फाइड रखना, गवर्नमेंट को पूरे आप 100% कंप्लायंस करिए, पूरा गवर्नमेंट का जो भी जैसे भी गवर्नमेंट ने लॉज और रेगुलेशन फॉलो करके आप गवर्नमेंट का 100% कंप्लायंस करेंगे, दैट्स हाउ इट विल बी सेटिस्फाइड। जो कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर है, इनके पास पावर तो कम रहेगी, बट हाईली इंटरेस्टेड पीपल, कि हाईली इंटरेस्ट है इसलिए तो हम इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं ना सर, दैट्स व्हाई। आप लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन adequately inform this group of people and communicate with them to ensure that no major issues arise। तो कीप इन्फॉर्म नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म करेंगे, भैया यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है, ठीक है। ऑडियंस कैन आल्सो हेल्प विद द रियल टाइम फीडबैक, कि आप फीडबैक ले लीजिए, ये फीडबैक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में सब मस्त चल रहा है, ठीक है। एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट में एरियाज है तो वो भी बता सकते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें एम्प्लॉयज आएंगे, इसमें वेंडर्स आएगा, इसमें सप्लायर्स आएगा, इसमें लीगल एक्सपर्ट भी आएंगे, जो कि बेसिकली these आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉयज को सब कीप इन्फॉर्म रखना है, आप के बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस सब एडुकेट, बिजनेस में कुछ इश्यू नहीं है, बिजनेस एकदम चंगा चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो बचा है, ये तीन तो हो गए कैटेगराइजेशन। एक है लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर, जिसमें लो पावर है और लेस इंटरेस्टेड पीपल है, लो लो, सब लो है, लो पावर भी है, लेस इंटरेस्ट भी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इनको सिर्फ मॉनिटर करेगा सर, दे ऑर्गेनाइजेशन ओनली मॉनिटर देम विद नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। मिनिमम मिनिमल एफर्ट शुड बी स्पेंड, क्योंकि उनके पास ना पावर है, उनको कुछ देना देना नहीं है, ऐसे स्टेक होल्डर है। ये कौन रह सकते हैं सर, बिजनेस मैगजीन रह सकते हैं, मीडिया हाउसेस रह सकते हैं, कि और बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस के बारे में कोई न्यूज वगैरह। तो इनको, इनके पास पावर भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है ओवरऑल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो सर अभी याद कैसे रखना है, फर्स्ट फर्स्ट तुम याद रखोगे की प्लेयर स्टेक होल्डर, की प्लेयर स्टेक होल्डर जिनके पास हाई पावर रहेगा, हाई इंटरेस्ट रहेगा, जिनको हमको सेटिस्फाइड भी करना है और इन्फॉर्म भी रखना है। इससे दो और कैटेगराइजेशन आए, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म। कीप सेटिस्फाइड में आप सेटिस्फाइड रखोगे, जिसमें बैंक गवर्नमेंट आएगा, और कीप इन्फॉर्म में आप उनको इन्फॉर्म करोगे हर चीज, जिसमें आपका एम्प्लॉयज आएंगे, वेंडर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे। और लास्ट है लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर, जिनका सब लो रहेगा, लो पावर और लेस इंटरेस्टेड पेपर, जो कि मीडिया मीडिया वाले रहेंगे, ठीक है। तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी मैंने, कीप कीप की लो, कीप कीप की लो, कीप कीप की लो। ये चार कैटेगराइजेशन किए थे स्टेक होल्डर ने, स्टेक होल्डर्स के मेंडलीज ने, ठीक है। एक बेसिकली एक चार्ट दिया था मॉड्यूल में, एक बार रीड आउट करने था कि कैसा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसिडर व्हाट डिफरेंशिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, के ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिफरेंशिएट करता है। बेसिकली इट इज नॉट एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वगैरह, के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फैक्टर्स रह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटर से क्या डिफरेंशिएट करेगा। उसमें क्या क्या आता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में, इंडस्ट्री एंड मार्केट, सेकंड कस्टमर, थर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस, फोर्थ चैनल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इधर ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंडस्ट्री डिफरेंशिएट करती है, कस्टमर अलग से ये करते हैं कि वो लो कॉस्ट कस्टमर को टारगेट करता है, वो कोई नीश मार्केट को टारगेट करता है। उनके प्रोडक्ट और सर्विस जो कुछ एडिशनल सर्विस देते हैं, कुछ एडिशनल प्रोडक्ट ये देते हैं। चैनल्स आइदर वर्चुअल है, ऑनलाइन है, या फिर फिजिकल है, या फिर स्टोर अवेलेबल है। तो वेरियस चैनल के हम प्रोडक्ट और सर्विस कैसे डिलीवर करते हैं। और नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में आता है। तो बेसिक इसकी एक मेमोरी टेक्निक भी है, आईपीसीसी, आप यूज कर सकते हो। आई फॉर इंडस्ट्री एंड मार्केट, पी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, सी फॉर कस्टमर, सी अगेन सी फॉर चैनल, एंड नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस हर एक पॉइंट का आपको डिटेल्ड नीचे डिस्कशन है अपना, कि क्या क्या किस किस में दिया हुआ है। इंडस्ट्री एंड मार्केट, बेसिकली इंडस्ट्री एंड मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है सर, आपको इंडस्ट्री एंड मार्केट से आपकी पोजीशन ध्यान में आएगी, बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है इंडस्ट्री में और मार्केट में, कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसका कितना मार्केट शेयर है। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री मतलब क्या, मुझे कुछ समझाने, पहली चीज इंडस्ट्री मतलब कैसा,
एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस, बजाज ऑटो आर ऑल सेलिंग ऑटोमोटिव। सब कार बेचते हैं, ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के, ऑटोमोटिव के रिलेटेड है, सब कार बेचते हैं सर। तो ये सब कैटेगराइज किए हैं एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो बेसिकली व्हाट इज द इंडस्ट्री? Similar companies are grouped together into industry. Basically, industry is grouping based on the primary product that company makes or sell. जो primary product है, इनका सबका primary product है, कार बेचते हैं। तो ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर करके कार बेचते हैं, तो एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट मार्केट क्या है सर? मार्केट में तो एक बंदा चीज खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, और एक बंदा सेल करेगा। तो बेसिकली व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ all buyers and seller in the area or region under consideration। कुछ कंसिडरेशन में पैसे के, मनी इधर और एनी अदर कंसिडरेशन केस में बायर और सेलर के बीच में का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा, उस पूरे इसको मार्केट कहा जाएगा। तो मार्केट, मार्केट में है तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, डिमांड कैसे ये होगी? वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द आइटम्स ट्रेडेड, कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपको कितना कॉस्ट लगा, और कॉस्ट के बेसिस पे आपकी प्राइस डिसाइडेड होगी। ये सब चीजें आपकी डिमांड और आपका सप्लाई तय करेगा। तो व्हाट आर थ्री थिंग्स? वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस आर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सर। वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस आर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। तो मार्केट क्या रह सकता है सर? मार्केट इधर फिजिकल रह सकता है। पहले तो इंटरनेट इवॉल्व होने से पहले, मतलब इंटरनेट इतना ऑनलाइन मार्केट नहीं था, तो पहले फिजिकल मार्केट ही बहुत ज्यादा था। बट आफ्टर द इंटरनेट एंड आफ्टर और द टेक्नोलॉजी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आए, तो उन्होंने वर्चुअल वर्चुअल मार्केट भी क्रिएट हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट, लोकल और ग्लोबल, डिपेंडिंग ऑन विच ऑल कंट्रीज द बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन। तो मार्केट के तीन टाइप के मार्केट रह सकते हैं। ग्लोबल, जो हमको सॉरी जो फिजिकल फिजिकल रह सकता है। सेकंड, वर्चुअल ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एंड थर्ड वन विल बी द लोकल और ग्लोबल, पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी मार्केट में सेल होता है, तो लोकल और ग्लोबल रह सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री एंड मार्केट को हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो सर एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक और एक टूल दिया गया है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड अ मार्केट। तो सर पहले, सबसे पहले मीनिंग समझ लो। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब जिसका कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिमिलर है और जिसकी मार्केट में पोजीशन भी सेम है। तो जिसका कॉम्पिटिटिव अप्रोच, प्राइसिंग, आइदर क्वालिटी और एनीथिंग, एंड उसकी पोजीशन भी सेम है। तो कंपनीज इन द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैन रिजेंबल वन अनदर इन वेरियस वे, सेवरल वेज। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप में कंपनी कैसे ये करेगी, खुद से रिजेंबल, सिमिलरिटी कैसे आएगी? आइदर दे हैव कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन ब्रिड, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे आईटीसी जो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, या फिर कुछ गिने चुने दो तीन ही प्रोडक्ट कंपनी बिजनेस सेल करता है। कम सेल इन द सेम प्राइस और क्वालिटी, सेम प्राइस और क्वालिटी में सेल करते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बेसिकली सब दोनों भी फिजिकल में या फिर वर्चुअल, दोनों इसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यूज एसेंशियली द सेम प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। दोनों के पास सेम टेक्नोलॉजिकल है, दोनों तीनों वॉट एवर इट विल बी। ठीक है। ऑफर ऑफर बायर सिमिलर सर्विसेज एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें स्ट्रेटेजिक ग्रुप रिजेंबल करेगा। इधर प्राइस में सिमिलरिटी रहेगी, प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट सेल करता है दोनों में भी, और दोनों के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में करता है, या फिर टेक्नोलॉजिकल अप्रोच या फिर टेक्निकल असिस्टेंट और एडिशनल सर्विसेज सेम है। ठीक है। when all sellers and rivals pursue identical strategy, then an industry contain only one strategic group। के आपके जितने भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर है, जितने भी प्लेयर्स है, वो सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा, क्योंकि सिमिलर, सबका सिमिलर स्ट्रेटेजी है ना, सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, सिमिलर पोजीशन है। और डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहा तो देयर आर मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था। अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच डिफरेंट रहा तो भैया एक से ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है। प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप। प्रोसीजर क्या है सर? कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप ग्रुप मैपिंग हम कैसे करेंगे? इसका एक ये है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। आपको प्रोसीजर क्या है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करने की? तो फर्स्ट चीज है, आपको आइडेंटिफाई करना है द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म इन द इंडस्ट्री। टिपिकल वेरिएबल्स आर,
तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फर्म्स को डिफरेंशिएट करता है, आइदर प्राइस क्वालिटी रेंज में, जोग्राफिक कवरेज में, वर्टिकल इंटीग्रेशन में, प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, या फिर सर्विस ऑफर में। तो प्राइस में, प्राइस कैसा है भैया, हाई है, मीडियम है, लो है। जोग्राफिक कवरेज, जोग्राफिक कवरेज मतलब क्या कि वो कोई लोकल एरिया में ही बेचते हैं, कोई नेशनल है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल बोलते हैं, या फिर रीजनल है, वो भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही प्रोडक्ट बनाकर, बनाने से सेल करने तक वही बिजनेस, वही ऑर्गेनाइजेशन पूरा चीज करती है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन तो नहीं है। या फिर पार्शियल है, फुल है, वॉट एवर इट में। प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ मतलब कितने हैं, नंबर ऑफ, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है या फिर गिने चुने प्रोडक्ट सेल करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, फिजिकल है, ऑनलाइन है, कैसा है। और सर्विसेज ऑफर्ड मतलब नो फ्रिल्स, लिमिटेड और फिल। एक बार आपने प्रोडक्ट ले लिया तो हम उसके एडिशनल सर्विस नहीं है, बट किसमें कुछ कुछ एडिशनल सर्विस कोई कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड दिए जाएंगे, या फिर कुछ एडिशनल सर्विस लाइक रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस आपको लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगा। तो ये बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल्स आप कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है फॉर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप यूजिंग द पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कोई भी दो पेयर लो जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करो, और उस बेसिस पे आपको अलग अलग जो भी आपके फॉर्म्स रहेंगे उनको वो जो आपका ये बनेगा चार्ट, उसमें प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद असाइन द फर्म दैट फॉल अबाउट द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की सेम स्ट्रेटेजी है तो उन्हें एक ही स्ट्रेटेजी ग्रुप में रखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रेटेजी है उसको डिफरेंट इसमें रखो। फॉर एग्जांपल किसी की, आप अगर फॉर एग्जांपल प्राइस और प्रोडक्ट लेते हो, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस बहुत कम है बट प्रोडक्ट नंबर ऑफ बहुत ज्यादा है तो वो ऊपर चले जाएगी। किसी के प्रोडक्ट बहुत कम है बट प्राइस ज्यादा है, वो नीचे आ जाएगी। ऐसे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करना है, और जिनकी सेम स्ट्रेटेजी उनको एक ही जगह पे रखना है कि सेम ही स्ट्रेटेजी ग्रुप में रखना है। और उसके बाद सर्कल्स ड्रॉ करने हैं अराउंड ईच स्ट्रेटेजी ग्रुप, मेकिंग द सर्कल प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। मतलब आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जो आपने प्लॉट किए हैं राइवल फर्म्स के नेम, उनके अराउंड आपको सर्कल करना है। तो सर्कल सबका सिमिलर नहीं होगा, जिन उनका कितना मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, उस रेवेन्यू के टर्म्स में जो मार्केट शेयर है उतना बड़ा आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कौन सा स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, और आपको इंडस्ट्री एंड मार्केट का एक एनालिसिस मिलेगा। तो प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफाई करो, सेकंड प्लॉट करो टू वेरिएबल मैप में, जो इन इन जो भी वेरिएबल्स दिए इनके बेसिस पे आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे, सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप को एक ही इसमें रखोगे, और फोर्थ में उनको सर्कल ड्रॉ करोगे बेस्ड ऑन देयर मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक मैपिंग की टेक्निक है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है कस्टमर। So different customer may have different needs and require different sales models or a distribution channel. हर कस्टमर का अपना अलग अलग डिफरेंट नीड्स रहेगा, अलग अलग सेल्स मॉडल रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे। कस्टमर आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। सीधी सी बात है, धंधा कैसे बनेगा सर, कस्टमर से ही बनेगा, वही अपने को प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। इश्यू विद कस्टमर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड टारगेट एरिया फॉर द ग्रोथ कैन बी परस्यूड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। कुछ कस्टमर के साथ प्रॉब्लम है क्या, उनसे फीडबैक लेके जो भी इश्यूज है वो आइडेंटिफाई करो, और कुछ आपके बिजनेस में कुछ ग्रोथ कर सकते हो क्या, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, वो आइडेंटिफाई करना, कुछ फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन कस्टमर और कंज्यूमर जो मॉड्यूल में भी दिया गया है। व्हाट इज द कस्टमर, कस्टमर इज वन हु बायज द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर इज वन हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम द बॉट प्रोडक्ट और सर्विस। सर ये क्या बोल रहे हो, दोनों का तो मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसका ना एक नीचे एग्जांपल दिया है, उसको आपको समझ जाएगा कि व्हाट इज द कस्टमर और कंज्यूमर का दोनों के बीच में का जो थीन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेबी डायपर्स आर बॉट बाय द पेरेंट्स। बेबी डायपर्स कौन बॉट करेगा, पेरेंट्स बॉट करेंगे। तो हु इज द कस्टमर, वन हु बाइज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कस्टमर हो गए पेरेंट्स, पेरेंट्स हो गए कस्टमर हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइजेस फॉर हायर क्वालिटी, व्हाइल द रियल कंज्यूमर आर द बेबीज। कंज्यूम कौन कर रहा है वो प्रोडक्ट, जो डायपर्स है तो वो तो बेबीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली द पेरेंट्स आर द कस्टमर, वन हु बाइज द प्रोडक्ट, एंड द बेबीज आर द कंज्यूमर, वन हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम द प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया सर।
फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव द कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट, सीधी सी बात है। प्राइसिंग पर्सपेक्टिव क्योंकि कस्टमर को ही इम्पैक्ट करेगा, लो प्राइस है हाई प्राइस है, आपकी सप्लाई आपकी डिमांड प्रोडक्ट की सर्विसेज की इम्पैक्ट करेगी। फ्रॉम वैल्यू क्रिएशन एंड डिजाइन यूजेबिलिटी कंज्यूमर नीड्स टू बी द केप्ट एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। करेक्ट है, प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से कस्टमर मोर इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम द वैल्यू क्रिएशन और यूजेबिलिटी डिजाइन इसके बेसिस पे कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज करने वाला कौन है, कंज्यूमर है, तो वही तो वैल्यू क्रिएट करेगा ना। ठीक है सर, कस्टमर कैन बी ए कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, सीधी सी बात है, जिसने प्रोडक्ट बाय किया वो कंज्यूम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक पेन बाय किया, आई एम अ कस्टमर एंड आई एम यूजिंग इट, so basically I am the customer as well as I am the consumer, so customer can be a consumer and vice versa, consumer can be a customer vice versa। ठीक है, ओके सर, ये एक स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है, प्रोडक्ट, हमने दो देख लिए हैं, इंडस्ट्री एंड मार्केट, सेकंड कस्टमर। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट द कंपनी ऑफर्स टू अ टारगेट मार्केट। जो आप गुड्स सर्विसेज दे रहे हो वो प्रोडक्ट है आपका। प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, असेंशियल और लग्जरी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल और पेरिशेबल प्रोडक्ट। असेंशियल है, लग्जरी है, फॉर एग्जांपल लग्जरी कुछ कार रह सकती है, ऑडी बीएमडब्ल्यू लग्जरी प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल है, एप्पल इज लग्जरियस। वाइल कुछ ड्यूरेबल रह सकते हैं, कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट रह सकते हैं। ड्यूरेबल में आपकी फॉर एग्जांपल टीवी है, टेलीविजन है, लैपटॉप है, जो जिनके कुछ लाइफ है। और पेरिशेबल लाइक वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट्स, जिनकी जो पेरिशेबल नेचर के रहते हैं, वेजिटेबल्स, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, essential, luxury, durable or perishable. Product can also be differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand name, after sale services and so on। ठीक है, साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, शेप अलग अलग शेप रह सकता है, कलर किसी को कोई कलर पसंद है, कलर के हिसाब से। पैकेजिंग आजकल पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप शार्क टैंक में भी देखोगे तो वो बहुत सारे जो शार्क्स रहते हैं वो आपको पैकेजिंग चेक करते हैं, अरे आपने पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव की है, क्योंकि पैकेजिंग के बेसिस पे ही कस्टमर या फिर कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ब्रांड नेम, आपका ब्रांड कितना है, आपका लॉयल्टी कितने हैं, आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या है, क्या एडिशनल सर्विसेज आप शेयर करते हो, इस पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू हैमर इनटू कस्टमर माइंड दैट देयर प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑब्वियसली इट डज नॉट मैटर वेदर द डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, सभी बोलेंगे ना भैया, जिसका बिजनेस है, वो जो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है वो तो बोलेगा ही ना मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, वो बाकी कंपटीटर से मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू डिजाइनिंग ब्रांड नेम टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम ऑर्गेनाइजेशन आपको ब्रांड नेम क्रिएट करके भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फॉर अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर एंटरिंग मार्केट नीड टू बी डिजाइन एंड फॉर दैट मैटर एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव मस्ट बी केप्ट इन द माइंड। आप जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे उस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको 3 ऑब्जेक्टिव याद रखने पड़ेंगे। व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, हैविंग अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच व्हाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कस्टमर के ध्यान में, कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए बनाना पड़ेगा। आप क्या कस्टमर की नीड सॉल्व कर रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच करना पड़ेगा। सेकंड, प्रोडक्ट सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। ऑब्वियसली आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे आपको रिटर्न आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। थर्ड, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, आप जैसे जैसे प्रोडक्ट बेचोगे मार्केट में, कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट पसंद आया तो आपका धीरे 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 मार्केट शेयर बनेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस किस बेसिस पे रहेगी, आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे। फर्स्ट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखोगे सर, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। सेकंड, सफिशिएंट रिटर्न आना फ्रॉम द प्रोडक्ट। और थर्ड, इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के वेरियस टाइप्स दिए, ये एमसीक्यू में आते हैं कि एमसीक्यू में आपको डेफिनेशन दे देगा, पहचानो कि कौन सी मार्केटिंग है, कोई एग्जांपल देंगे कि पहचानो इसमें से कौन सी मार्केटिंग है। तो कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग इज अ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन and control of program seeking to increase the acceptability of social ideas, cause or practice among a target group to bring a social change। सर कुछ समझ नहीं आया,
सोशल मार्केटिंग पहले एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोविड-19 या फिर किसी कंपनी ने स्मोकिंग के लिए कुछ सोशल कैंपिंग किया, उसमें उसका कुछ फायदा नहीं, बट एक मार्केटिंग हो गई कि हम हमारा कंपनी हम स्मोकिंग के रिलेटेड सोशल कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कंट्री में या फिर पूरे सिटी में। तो बेसिकली वो कंट्री का मार्केटिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सोशल कॉज के रिलेटेड, हम सोशल एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम करो अवेयरनेस प्रोग्राम सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज, क्या हम एक सोशल आइडियाज के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपकी कंपनी की भी मार्केटिंग होगी और एक सोशल कॉज भी अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग याद रखना, ए से ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ए से एडिशनल कस्टमर सर्विसेज, एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट दैट प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर। फॉर एग्जांपल कोई कोई कंपनीज कैसे करती है, जो आप एयर कंडीशनर बेचते हो उसके साथ हम एडिशनल कस्टमर सर्विस देंगे। फॉर एग्जांपल हम 3-4 साल आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज देंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, व्हीकल खरीदते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो कोई कंपनी सर्विसिंग की, फ्री सर्विसिंग की 4-5 साल के लिए या फिर 4-5 फ्री सर्विसिंग आपको एडिशनली ऑफर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज बेसिकली एडिशनल कस्टमर सर्विसेज। ऑगमेंटेड, अगर एडिशनल वर्ड आया किसी भी एमसीक्यू में या फिर क्वेश्चन में क्या एडिशनल कस्टमर सर्विस दी, तो डायरेक्टली टिक करना ऑगमेंटेड मार्केटिंग ही है वो, एडिशनल कस्टमर सर्विस और बेनिफिट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाईटेक सर्विसेज लाइक मूवीज ऑन डिमांड, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, सेक्रेटरियल सर्विसेज एग्जांपल। ठीक है, ठीक है। तो ए से ऑगमेंटेड, ए से एडिशनल कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या, मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये बहुत कॉमन है यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग, दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर। कि आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, ऑनलाइन कैसे भी मार्केटिंग करते हो तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, क्योंकि आप डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो। डायरेक्ट मार्केटिंग इंक्लूड कैटलॉग सेलिंग, ईमेल, टेलीकम्प्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, शॉपिंग एंड टीवी शॉपिंग। जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है बेसिकली ऑन टीवी, आप ईमेल से कोई एडवर्टाइजिंग करते हो, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है। फोर, रिलेशनशिप मार्केटिंग। सर ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तो हमको आता है। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है, जस्ट किडिंग। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडेन रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर। आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और एनहांस करना है। किसके साथ सर? कस्टमर्स के साथ। कोई भटक मत जाना, वापस आ जाओ। क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और एनहांस करना है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशन आपको कस्टमर के साथ और आपके जो भी स्टेक होल्डर है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। तो उसके लिए एक रिलेशनशिप मार्केटिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ एयरलाइंस स्पेशल लॉज एट मेजर एयरपोर्ट फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर। एयरलाइंस, कुछ कुछ एयरलाइंस ऑफर करती है स्पेशल लॉज, जो भी फ्रीक्वेंट फ्लायर है ना उनके लिए एक स्पेशल रूम कि आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, नॉट रेगुलर फ्लायर्स। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए स्पेशल लॉजेस अवेलेबल करती है, वहां पे स्पेशल रूम, आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। ठीक है, ये एडिशनल सर्विस है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन और एनहांस कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। सीधी सी बात है, सर्विसेज कोई आपको ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, कोई क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहा है, कोई सेक्रेटरियल सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विसेज दिखती नहीं है क्योंकि इंटेंजिबल है। इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर। कुछ एक्टिविटी है और बेनिफिट भी है, बट वो दिखती नहीं है। इट इज असेंशियली इंटेंजिबल। ठीक है। इट इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मार्केटिंग टू द सर्विसेज। Okay, it requires different marketing strategies since it has a peculiar characteristics of its own such as inseparability, variability। तो इसकी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है क्योंकि इसके खुद के ओन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, अलग अलग वेरिएबल टाइप की सर्विसेज रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है। तो सर्विसेज के लिए अगर कोई आया कि सर्विस के लिए क्या होगा, सर्विसेज मार्केटिंग होगा, याद रखना, जो कि इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है सर्विसेज। पर्सन मार्केटिंग, सर ये क्या बोल रहे हो? पीपल कैन आल्सो बी मार्केटेड। यस यस, पर्सन मार्केटिंग, पीपल की भी मार्केटिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड पर्टिकुलर पर्सन। ये चीज याद रखना है, ये आपको आगे आगे काम है, आगे 3 मार्केटिंग में सेम वर्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ
पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करना मतलब पर्सन मार्केटिंग हो गया। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन, ये तो अभी इलेक्शन का टाइम आ ही रहा है, तो ये तो हम रूबरू पहचानते हैं, महाराष्ट्र पीपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स, ये किस चीज के एग्जांपल है? पर्सन मार्केटिंग के। क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग क्या होता है, सेम वर्डिंग है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन मार्केटिंग। पर्टिकुलर ऑडियंस टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सेम एज पर्सन मार्केटिंग। बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। तो एनपीओ जो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा एडवांस अकाउंटिंग में, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ही ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है क्या, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग नहीं करती है क्या? करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। प्लेस मार्केटिंग, सेम वर्ड सर। It involves activities undertaken to create, maintain or change attitude and behavior toward particular places. से मार्केटिंग ऑफ बिजनेस टाइप, टूरिज्म मार्केटिंग। एक पर्टिकुलर प्लेस के रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो, या फिर किसी का एटीट्यूड चेंज करते हो, तो वो प्लेस मार्केटिंग हो गई। पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड चेंज करते हो तो वो पर्सन मार्केटिंग हो गई। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग हो गई। 3 मार्केटिंग तो सर ये ऐसे ही याद हो गए। वाह वाह, बढ़िया है, ये तो बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, enlightened marketing. It is a marketing philosophy holding that a company's marketing should support the best long-run performance of the marketing system that is beyond the prevailing mindset. आपको ऐसी मार्केटिंग करनी है कि आपका लॉन्ग रन, जो भी कंपनी का विजन मिशन है, लॉन्ग रन आपका परफॉर्मेंस बढ़ते रहे, लॉन्ग रन आप ग्रोथ अचीव करते रहो, ऐसे मार्केटिंग करनी है। इट्स 5 प्रिंसिपल इंक्लूड। एनलाइटेंड मार्केटिंग के 5 प्रिंसिपल है, याद रखना। तो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इनमें से 3 देंगे और एक का कोई एक्सेप्शन देगा कि बताओ एनलाइटेंड मार्केटिंग के प्रिंसिपल कौन से नहीं है। सो याद रखना, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग के कस्टमर के हिसाब से मार्केटिंग करेंगे। इनोवेटिव मार्केटिंग, कुछ इनोवेशन ला लिया, कुछ नया प्रोडक्ट ला लिया, कुछ एडिशनल फीचर ला लिया हम। वैल्यू मार्केटिंग, कुछ वैल्यूएशन इंक्रीज किया, ठीक है। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, हमारा मिशन क्या है, ये मिशन हमको कंप्लीट करना है, तो सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग है। और सोशल मार्केटिंग मतलब कोई सोशल कॉज या फिर सोशल ये आप एनहांस कर रहे हो तो सोशल मार्केटिंग हो गई। तो एनलाइटेड मार्केटिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल: कस्टमर ओरिएंटेड, इनोवेटिव, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग, ठीक है सर। ओके ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट, differential marketing. It is a market coverage strategy in which a firm decide to target several market segment and design to separate offer for each. हम हर एक मार्केट सेगमेंट के लिए ऑफर करेंगे, ये करेंगे, डिफरेंट मार्केटिंग करेंगे। एग्जांपल से समझ में आ गया। अब एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज लाइफ बॉय, लक्स एंड रेक्सोना इन पॉपुलर सेगमेंट। लाइफ बॉय, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धोते जाओ, कुछ याद आया? याद आ गया सर। लाइफ बॉय, लक्स एंड रेक्सोना इन पॉपुलर सेगमेंट। आपने हर इसकी एड देखी होगी, लक्स की भी देखी होगी, लाइफ बॉय की भी देखी होगी। तो हर एक सेवरल मार्केट सेगमेंट के लिए एचयूएल मार्केटिंग कर रहा है। एंड डव एंड पियर्स इन अ प्रीमियम सेगमेंट। अब सब तो सोप के ही टाइप है, बट सबकी मार्केटिंग अलग अलग करता है एचयूएल। तो इट्स अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच फर्म डिसाइड टू टारगेट अ मार्केटिंग रिलेटेड विद ईच एंड सेवरल मार्केट सेगमेंट, ईच मार्केट सेगमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रो, नाम से ध्यान में आ जाएगा सर आपको। सिंक्रो मार्केटिंग, व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इरेगुलर। डिमांड इरेगुलर है, कभी कम कभी ज्यादा, कुछ आता पता नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द डे और ऑन आर बेसिस, कॉजिंग आइडल कैपेसिटी और ओवर वर्क कैपेसिटी। क्योंकि डिमांड इरेगुलर है, आज बहुत ज्यादा डिमांड हो गई तो मेरी ओवर वर्क कैपेसिटी हो गई, आज डिमांड कुछ भी नहीं, तो आइडियली मैं फ्री बैठा हूँ, कुछ काम धंधा नहीं है सर। Then synchro marketing can be used to find ways to alter the pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentive. तो हम सिंक्रो मार्केटिंग यूज करेंगे क्योंकि हमारे डिमांड एक एक सीरियली रहे, फ्लेक्सिबल रहे। तो हम उसके लिए फ्लेक्सिबल प्राइसिंग करेंगे कि प्राइसिंग ना कम ना ज्यादा, मार्केट के बेसिस पे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग करेंगे सो दैट डिमांड हमारी स्टेबल रहे। प्रमोशन करेंगे तो डिमांड अगर कम हो रही है तो इंक्रीज हो। सेकंड, कुछ अदर इंसेंटिव देंगे, अदर इंसेंटिव एडिशनल कुछ, जिससे कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो या फिर हमारी डिमांड स्टेबल है। तो सिंक्रो मार्केटिंग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट सच एज मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइसेस ओवर वीक डेज टू जनरेट डिमांड।
ठीक है, क्योंकि वीकडेज पे इतनी डिमांड नहीं रहेंगी मूवी टिकट के लिए जितनी वीकेंड पे रहेगी। तो वीकडेज पे क्या करेंगे, प्राइसेस कम रखेंगे। सिमिलरली आपने कोई ट्रेन की टिकट्स या फिर आपकी ट्रैवलिंग की टिकट्स भी देखी होगी, वीकेंड में ट्रैवलिंग की टिकट्स की रेट्स ज्यादा होते हैं, इवन फेस्टिव सीजन में ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू अदर अदर डेज। तो ये सिंक्रो मार्केटिंग यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, नाम से ही ध्यान में आएगा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हम कुछ कुछ नीश एरिया को मार्केट करेंगे। इट इज मार्केट कवर स्ट्रेटेजी इन द फॉर्म ऑफ गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट। इट कैन बी आल्सो टेकन इन द फॉर्म ऑफ निश मार्केटिंग, कुछ पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर इसको एरिया को हम मार्केटिंग करेंगे। फॉर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ निश मार्केटिंग, एक पर्टिकुलर एरिया को मार्केटिंग करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट है डी मार्केटिंग, नाम से ही डी मार्केटिंग मतलब हमको मार्केटिंग कम करना है सर, इसका मीनिंग तो यही ध्यान में आ रहा है, डी मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग कम करना है। इट इंक्लूड्स द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस डिमांड टेम्पररीली और परमानेंटली। सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो कुछ ऐसी मार्केटिंग भी होती है, हाँ ऐसी भी होती है। दिस एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड, हमें डिमांड डिस्ट्रॉय नहीं करनी, बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट, सिर्फ डिमांड रिड्यूस करनी है, डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। तो दिस हैपन व्हेन देयर इज अ ओवरफुल डिमांड, डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब कोविड 19 में क्या हुआ था, सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये जब ओवरफुल डिमांड होती है तो हमें अगर डिमांड रिड्यूस करना है उसलिए हम डीमार्केटिंग यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ 13 टाइप्स दिए हैं मार्केटिंग के, याद रखना क्या क्या है क्या क्या नहीं, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक इसका 5-6 मार्केटिंग का याद रखने का एक चार्ट बनाया था। बेसिकली ये तो हमने देखा था, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ। अगर पर्सन का चेंज कर रहे हैं तो पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस का कर रहे हैं तो प्लेस मार्केटिंग। वाह वाह, 3 मार्केटिंग तो यही हो गए। अगर आप क्रिएट, मेंटेन और चेंज और सस्टेन द वैल्यू कर रहे हैं किसी कस्टमर के साथ तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख रहे हैं तो रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर ए से एडिशनल कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो ए से ऑगमेंटेड मार्केटिंग करोगे। क्या बात है सर, एडिशनल कहीं भी दिखा तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग करेंगे। डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर के साथ तो डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। ये कुछ 5-6 मार्केटिंग इनकेस पूछा गया क्वेश्चन तो याद रखना, इससे आप लिख पाओगे, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट ड्राइवर्स है चैनल। चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलते हैं चैनल। अभी फॉर एग्जांपल जो बोट के हेडफोन्स है वो ओनली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और उनके साइट से। लैक्मे लैक्मे का जो प्रोडक्ट है वो रिटेल स्टोर से भी सेल होता है, इंटरमीडिएट स्टोर से भी होता है, ऑनलाइन मोड से भी होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उनके नायका के ऑनलाइन और उनके वेबसाइट से भी होता है। सेम लेंसकार्ट का भी उनके वेबसाइट से भी सेल होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी सेल होता है और उनके अलग अलग हर एक सिटी में स्टोर्स है तो वहां से भी सेल होता है। तो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। Having robust channel of business distribution helps keep new players away from entering the industry, thus acting as a barrier to entry. अगर तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रोबस्ट है, तो कोई न्यू एंट्रेंट इसको बैरियर होगा, न्यू एंट्रेंट इजीली आपके कंपटीशन में, आपके इसमें मार्केट में, इंडस्ट्री में आ नहीं पाएगा, इसको बैरियर क्रिएट होगा। Channel analysis is important when the business strategy is to scale up and extend beyond the current geographic and market. सीधी सी बात है, अगर आपको आपको बिजनेस को स्केल अप करना है, ग्रो करना है और एक्सपांड करना है कोई पर्टिकुलर रीजन छोड़ के, और मुझे मुझे मेरा प्रोडक्ट सिर्फ नेशनली बेचते थे, आप मुझे इंटरनेशनल करना है, तो चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द मेन। तुम आपका प्रोडक्ट कहाँ कैसे पहुंचाओगे, ठीक है। Example, if a new drink brand wants to acquire customer, they need to place their product via every channel possible to get more attraction from the customer. सीधी सी बात है ना, अब कोई नया प्रोडक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू ड्रिंक ब्रांड आया, तो उसको हर एक चैनल से प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर एक तो अवेयर हो, कस्टमर को वो प्रोडक्ट अट्रैक्शन हो, और एक वो प्रोडक्ट की ग्रोथ होने तक हर एक चैनल पे, पॉसिबल चैनल पे उसको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। Channels partners in a growth plays a crucial role in internal strategic alignment. ओके, टाइप्स ऑफ चैनल। चैनल के कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स दिए हैं, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। सेल्स चैनल मतलब क्या सर, दिस आर इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट। बेसिकली ये एजेंट टाइप है, से इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। इंटरमीडियरी है जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एजेंट टाइप। द की क्वेश्चन इज who needs to sell to whom for your product to be sold to the end user.
who need to sell to whom, किसको किसे बेचना है। एग्जाम्पल, एजेंसी टू सेल देयर प्रोडक्ट टू रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी सेल करेगी और रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्ट। तो सेल्स चैनल बेसिकली एजेंट से याद रखना, ये इंटरमीडिएट होते हैं। हु नीड टू सेल इट टू हुम, हु नीड टू सेल इट टू हुम, और एजेंसी जो सेल करते हैं प्रोडक्ट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल फोकस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरी हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर, मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेकर एंड यूजर तक पहुंचाने का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा काम वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट चैनल। ठीक है। एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑनलाइन परचेसेस बिटवीन द सेलर एंड परचेस यूजिंग ईबे एंड अदर ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट बनाने से एंड कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा जो काम है, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसको प्रोडक्ट चैनल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस चैनल, entities that provide necessary service to support the product as it move through the sales channel and after purchase by its एंड यूजर। तो सर्विस चैनल इज बेसिकली, जैसे हमने ऑगमेंटेड मार्केटिंग में देखा ना, एडिशनल सर्विसेज, तो आपको प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ सर्विस देंगे, इसको सर्विस चैनल बोलेंगे। तो एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, कुछ सर्विस दे रहे हो आप प्रोडक्ट सपोर्ट करने के लिए। द सर्विस चैनल इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट दैट आर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस। बेसिकली कोई आपने सॉफ्टवेयर लिया है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रहता है, टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर रहते हैं अलग अलग, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है या फिर कुछ मेंबरशिप लिए, तो उसमें अगर आपको कोई अपडेट्स आया, कुछ चेंज आया या फिर कुछ टैब नहीं मिल रही है आपको, तो कस्टमर के असिस्टेंस रहते हैं, कस्टमर केयर का नंबर रहता है, उनके अलग अलग एजेंट, उनके आप कॉल करके उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये एडिशनल सर्विस हो गई। कोई इंस्टॉलेशन की सर्विस होती है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आपने एसी परचेज किया, तो कोई कोई कंपनीज बोलते हैं हम आपका एसी बिठाने तक, इंस्टॉल करने तक पूरा खर्चा हमारे पास रहेगा, तो वो एक एडिशनल इंस्टॉलेशन की सर्विस जो दे रही है, उसको बोलेंगे सर्विस चार्ज। ठीक है। एग्जाम्पल, Bosch dishwasher may be sold in Bosch showroom and they once sold it is installed by the Bosch contract plumber. Okay, same as AC, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, आप आपके मन से भी कोट कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट है कोर कॉम्पिटेंसी। Core competency is defined as combination of skills and techniques rather than individual skill or separate technique। ये MCQ है, इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक कोर कॉम्पिटेंसी नहीं कहलाती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, वेरियस स्किल्स और टेक्निक्स है, तो उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहलाया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स rather than individual skill, an organization's combination of technological and managerial know-how, wisdom and experience are the complex set of capabilities and resources that can lead to a competitive advantage compared to a competitor। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल नो हाउ है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, और ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेस है, इसको पूरे को मिक्स करके आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होता है कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर से। ठीक है। तो कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ फर्म इज वॉट एवर इट डज बेस्ट, जो भी आप बेस्ट करते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस कोई बेस्ट चीज करती है, उसे कोर कॉम्पिटेंसी कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट फोकस ऑन लोअरिंग इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। वॉलमार्ट बोलता है कि मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करना है, तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हुई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हुई। ठीक है, डिफरेंस समझना। दे रिप्रेजेंट डिस्टिंक्टिव स्किल्स एज वेल एज intangible, invisible, intellectual assets and cultural capabilities। तो ये अलग अलग डिस्टिंक्टिव स्किल्स है जो दिखते नहीं है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इंटेलेक्चुअल असेट है एंड कल्चरल कैपेबिलिटीज। कोर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी आर आल्सो कॉर्पोरेट असेट्स एंड एज असेट दे फैसिलिटेट कॉर्पोरेट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मार्केट एंड बिजनेसेस। ठीक है, कोर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी है, इसको हम कॉर्पोरेट असेट भी बोलते हैं, तो ये याद रखना, कॉर्पोरेट असेट्स है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये। एज दे फैसिलिटेट कॉर्पोरेट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मार्केट, अलग अलग मार्केट और रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। According to CK Prahlad and Gary Hamel, major core competency are identified in 3 areas। ये क्वेश्चन है कि किस किस एरियाज में कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई होती है। तो फर्स्ट एरिया इज द कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन नाम से पता चल रहा है, डिफरेंशिएशन कुछ तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पेशल है। The company can consider having a core competence if the competence is unique, कुछ unique competence है and it is difficult competitors to imitate।
कॉम्पिटिटर को वो कॉपी करने के लिए डिफिकल्ट है, कॉम्पिटिटर वो कॉपी नहीं कर सकता है, डिफिकल्ट ही है, इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। फर्क समझना। दिस कैन प्रोवाइड अ कंपनी एन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, ये एमसीक्यू है। व्हाट कैन प्रोवाइड अ कंपनी एन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है एज। The company has keep on improving this skill in order to sustain its competitive position। तो improvement चलती रहती है so that company की competitive position बढ़ते जाए और sustain रहे। Although all companies operating in the same market will have equal skills and resources, if one company can perform this significantly better, then this company has obtained a core competency। Example, Tesla has patented innovation for e-vehicle। क्या बोला है कि वेरियस इंडस्ट्री, वेरियस मार्केट में सब कंपनीज की अपने अपने स्किल्स है, रिसोर्सेज है, और ये इक्वल है, सिमिलरली है, सिमिलरिटी है। बट इफ वन कंपनी कैन परफॉर्म कुछ सिग्निफिकेंटली बेटर, कुछ अच्छा परफॉर्म करती है, देन हम उसको बोलते हैं उसमें कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे टेस्ला ने ई व्हीकल के लिए पेटेंट पेटेंट क्या ये किया था, रजिस्टर किया था ई व्हीकल के लिए। सो इट इज अ कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वन क्या है? कस्टमर वैल्यू। व्हेन परचेसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट हैज टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फ्रॉम द फॉर द एंड यूजर इन ऑर्डर टू बी अ कोर कॉम्पिटेंस। आप जब कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को कुछ ना कुछ उससे फायदा होना चाहिए, कस्टमर को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। The service or the product has the has to have a real impact on the customer as the reason to choose to purchase them। अगर कुछ कस्टमर के ऊपर कुछ उसका रियल इम्पैक्ट हो रहा है तो उसी वजह से कस्टमर उसको परचेस करेगा। इफ कस्टमर हैज चोजन द कंपनी विदाउट दिस इम्पैक्ट, देन कॉम्पिटेंस इज नॉट अ कोर कॉम्पिटेंस एंड इट विल नॉट अफेक्ट द कंपनीज मार्केट पोजीशन। मतलब अगर उस जो परचेस करने से कस्टमर को कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, ये कुछ इम्पैक्ट गिर ही नहीं रहा है, तो हम उसको कोर कॉम्पिटेंस नहीं बोलेंगे। इट विल नॉट अफेक्ट द कंपनी की मार्केट पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको कोर कॉम्पिटेंस नहीं बोला जाएगा। The essence is that consumer should have the differentiation offer, without it the core competency does not make sense। कि कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन चाहिए सो दैट कस्टमर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है और कस्टमर उसको परचेज करेगा, उसके सिवा कोर कॉम्पिटेंसी आएगी ही नहीं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी टू अदर मार्केट। Core competence must be applicable to the whole organization. It cannot be only one particular skill or specified area of expertise। सीधी सी बात है, ये एक इंडिविजुअल स्किल और एक्सपर्टीज नहीं रह सकती है, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होना चाहिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। Core competence is a unique set of skills and expertise which will be used throughout the organization, to open up potential market to be exploited। सीधी सी बात है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होना चाहिए और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने तीन एरियाज देखे जहां पे कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई होती है। फर्स्ट इज द कॉम्पिटेंट डिफरेंशिएशन, सेकंड इज द कस्टमर वैल्यू एंड थर्ड इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी टू द अदर मार्केट। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, अच्छे से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्राइटेरिया क्या है फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी, कि कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड करने कैसे करें, क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट है वैल्यूएबल, अ फर्म क्रिएटेड वैल्यू फॉर कस्टमर बाय इफेक्टिवली यूजिंग कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। क्या आप आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी यूज करो और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करो, क्या आप एडिशनल बेनिफिट क्या दे सकते हो और कैसा कस्टमर को अट्रैक्टिव कर सकते हो सो दैट कस्टमर के इसमें आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। फाइनेंस कंपनी बिल्ड अ वैल्यूएबल कॉम्पिटेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ अलग चीजें करेंगे, कुछ अलग तरीके से ये करेंगे सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट होए। ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। सीधी सी बात है, आपको कोई एडिशनल एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है सो दैट कस्टमर आए, तो आपको कैपिटल तो लगेगा ही ना, तो ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। तो वैल्यूएबल इज फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी। सेकंड, रेयर। कोर कॉम्पिटेंसी आज वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर पोजेसेस। हर एक कॉम्पिटिटर के पास कुछ ना कुछ ये रहेगी कोर कॉम्पिटेंसी, तो कंपटीशन कैसे रहेगा? वो कोर कॉम्पिटेंसी रेयर होनी चाहिए। इट शुड बी रेयर एबिलिटी, so and few of the competitor will possess this, not all। competitive advantage result only when the firms develop and exploit valuable capabilities that differ from those share with the competitor। तो competitive advantage कैसे create होगा? आप जो
फर्म्स डेवलप करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे वैल्यूएबल कैपेबिलिटी, जो कि डिफर करेंगे आपके कॉम्पिटिटर से। आपके पास कोई एडिशनल कुछ अलग यूनिक फीचर है। सो कोर कॉम्पिटेंसी शुड बी रेयर, इट शुड बी वैल्यूएबल। थर्ड, इट शुड बी कॉस्टली टू इमिटेट। मतलब कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स क्या? कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। मतलब कंपीटिंग फर्म्स ने ना वो कॉपी नहीं करना चाहिए। आपके पास कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो वो कंपीटिंग फर्म में इमीडिएट कॉपी नहीं होना चाहिए, उसको टाइम लगेगा, या फिर ओवर द टाइम वो कॉपी होगा ही, नो डाउट। रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर कुछ अलग मेथोडोलॉजी करके ओवर द टाइम वो कॉपी होगा ही। बट इमीडिएटली आज तुमने कुछ ये लाया, कुछ डिफरेंशिएशन लाया, और कल के कल कॉपी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे एप्पल का iOS है, वो अब उसका अलग से प्ले स्टोर है, उसका अलग से वर्जन है। एंड्रॉइड और iOS इज डिफरेंट। iOS को कॉपी करना इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज वेरी कॉस्टली। इफ सम कंपनीज iOS को कॉपी भी करना चाहे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। द प्रोडक्ट विल बी इमिटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम में तो वो हो ही जाएगा। बट इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट टू इमिटेट द R&D साइकिल टाइम कैपेबिलिटी, क्यों आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगेगा। सो सीधी सी बात है, इट इज कॉस्टली टू इमिटेट। मतलब डिफिकल्ट है, डेवलप नहीं होगा इजीली कॉम्पिटिंग फर्म से, देन इट इज कॉस्टली टू इमिटेट होगा। तो ये थर्ड क्राइटेरिया है फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। फोर्थ, non substitutable, non substitutable capabilities that do not have strategic equivalent कुछ नहीं है, are called non substitutable capabilities। मतलब उसका कुछ इक्विवेलेंट सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मतलब वो कॉम्पिटेंसी कोई किसी के पास सिमिलर कुछ यूनिक डिफरेंशिएशन नहीं है, तो स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट अवेलेबल नहीं है आपके पास। देयर मस्ट बी नो स्ट्रेटेजिकली इक्विवेलेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर देमसेल्व्स आइदर नॉट रेयर और इमिटेबल। ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट है ही नहीं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ही नहीं, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, जो कि रेयर भी नहीं है और इमिटेबल भी नहीं है। एग्जांपल, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बेस्ट एग्जांपल है iOS, जो कि डिफिकल्ट है इमिटेट करना और इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एंड्रॉइड इज डिफरेंट, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, सिक्योरिटी कंपैरिजन में या फिर दूसरे वर्जन में डिफिकल्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। तो चार क्राइटेरिया है फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट इज अ वैल्यूएबल, सेकंड इज अ रेयर, थर्ड इज अ कॉस्टली टू इमिटेट, एंड फोर्थ इज अ नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो ये चार चीजें ध्यान में रखना फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी यहाँ पे खत्म होगा। नेक्स्ट है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो स्वोट एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? एस इज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी, टी इज फॉर थ्रेट। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है तुम्हारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस तुम्हारे इनहेरेंट लिमिटेशन। स्ट्रेंथ है तुम्हारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस है तुम्हारे इनहेरेंट लिमिटेशन। Strength is an inherent capability of organization which it can be used to gain strategic advantage over its competitor। तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटी है, तुम्हारी कुछ कैपेबिलिटी है, सो दैट कॉम्पिटिटर के ओवर आपको कुछ एडिशनल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन होता है। सो इट्स योर इनहेरेंट कैपेबिलिटी। और वीकनेस क्या है? तुम्हारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ कंस्ट्रेंट है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। तो कैसे याद रखोगे? स्ट्रेंथ है इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस है इनहेरेंट लिमिटेशन, और कांस्टेंट। इससे ये क्या है? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, और इससे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। अपॉर्चुनिटी इज अ favorable condition in the organization environment which enable its strengthen to its position। और थ्रेट है अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट व्हिच कॉज रिस्क और डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन है एनवायरनमेंट में, जहां पे आप आपकी जो मार्केट की पोजीशन है उसको और स्ट्रांग कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। और थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन है, जो आपके ऑलरेडी मार्केट पोजीशन है ना, वो कम नीचे जा सकती है, डैमेज हो सकती है, उस पर रिस्क आ सकता है, तो इट्स थ्रेट फॉर यू। सेम लाइक अभी जैसे मैं टीचिंग में या फिर नोट्स प्रिपरेशन में जैसे मैं उतरा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, फेवरेबल कंडीशन था, मार्केट में ऐसे नोट्स अवेलेबल नहीं है, टू द पॉइंट अवेलेबल नहीं है, एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट रटाने से अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये रहा हूँ, तो ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। एंड व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट विल बी सम अदर जो मार्केट में ऑलरेडी बेच रहे हैं उनके लिए थ्रेट होगा। तो likewise, the SWOT analysis, the strength, weakness, opportunity, threat. Strength is your inherent capability, weakness is your inherent limitation, opportunity is your favorable condition, and threat will be your
अनफेवरेबल कंडीशन। तो इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट लिमिटेशन, इससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, इससे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशन, इससे स्ट्रेंथन होगी पोजीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को डैमेज होगा। आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हो सो दैट आपको रिमेंबर याद रहेगा। Internal analysis on more focus on understanding the existing structure and competency of the business, thus highlighting the strength and weakness। सीधी सी बात है ना, स्ट्रेंथ में इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो इंटरनल एनालिसिस मोर फोकस है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस वहाँ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ये होता है, मोर फोकस्ड है वहाँ पे, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हाईलाइट करता है। while external analysis is about identifying and preparing for uncontrollable which can either be opportunities और threat। बाहर एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, इधर आपकी मार्केट पोजीशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो ये एक्सटर्नल एनालिसिस होगा। ठीक है सर। SWOT analysis to discover recommendation and strategy with a focus on leveraging strength and opportunity to overcome weakness and threat। SWOT analysis से क्या होगा, आप ऐसी स्ट्रेटेजी रिकमेंड करो सो दैट आपकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ लेवरेज हो, आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी लेवरेज हो, अपॉर्चुनिटी आपकी मार्केट पोजीशन और बढ़े, और आपकी जो वीकनेस है और थ्रेट है आप उस पर ओवरकम हो जाओ। ये SWOT एनालिसिस आपको हेल्प करता है। SWOT analysis has been most widely used tool for the business owner to grow their companies। सीधी सी बात है, आपके कंपनी ग्रो करने के लिए SWOT analysis एक बहुत अच्छा टूल है। The analysis can show areas where organization is performing well, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ कर सकता है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट है। तो ये SWOT एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The benefit of this analysis is to identify the complex issue for an organization and put them into a सिंपल फ्रेमवर्क। क्या आप कॉम्प्लेक्स इशू, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करो और एक सिंपल फ्रेमवर्क में ये करो कि हम आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई वीकनेस है तो हम इस वीकनेस को ओवरकम कैसे करें। So basically the SWOT analysis is very important tool for the organization to grow। सेम SWOT analysis आप आपके स्टडीज में भी कर सकते हो, आप खुद पे भी कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। किसी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो कोई कोई आज ही मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मुझे कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कॉस्टिंग समझ ही नहीं आ रहा है, फॉर्मूला में बहुत तकलीफ हो रही है। तो आपकी वीकनेस है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कीजिए। तो वीकनेस को ओवरकम कैसे करें, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अगर मैं थ्योरी में बहुत अच्छा हूँ तो मुझे थ्योरी में एग्जाम्पशन स्कोर कर सकता हूँ। सेम दैट अगर मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हूँ तो प्रैक्टिकल में 60 प्लस 80 प्लस लाने की कोशिश करो सो दैट मेरा एग्रीगेट भर जाए। और थ्रेट इज बेसिकली योर डिस्ट्रैक्शन में भी आप इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, तो ये आपके लिए स्टडीज के लिए थ्रेट है कि मैं वहां से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ सर। तो ये बेसिकली SWOT एनालिसिस है। आप आपके खुद के स्टडीज में भी हेल्प इसका यूज कर सकते हो सो दैट आपकी स्टडीज भी सही तरीके से चल जाए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है लॉ फर्म का, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ रह सकती है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपको एक एनालिसिस लगेगा कि इनकेस एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया कि इसकी SWOT एनालिसिस बताओ, कोई कंपनी की या फिर कोई ऐसे जैसे लॉ फर्म है कोई दूसरे बिजनेस देंगे आपको और उसका SWOT एनालिसिस करो। तो एक माइंडसेट रहे, एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। तो एक बार पढ़ लेना स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, वीकनेस क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी और थ्रेट क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट मैनेजर कैन यूज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव। सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या है कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे सो दैट हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले ऑर्गेनाइजेशन पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ यूनिक फीचर ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट that are perceived by the target market as significant and superior to the competition। set of unique feature रहेगा that are perceived by target market as a significant and superior। आपके पास अगर कोई यूनिक फीचर है ना तो वो जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उनसे एक सुपीरियर चीजें दिखेगा। अब एप्पल के पास iOS वर्जन है, वो एक उसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, बहुत सिक्योर्ड है। तो वो एक उसके लिए सुपीरियर पोजीशन है, एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है। so that it create an unique feature or it create an advantage over the competitor। The competitive advantage is the achieve advantage over rivals where companies profitability greater than average profitability। सीधी सी बात है, इन इट्स इंडस्ट्री या आपके पास अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो जो भी इंडस्ट्री की एवरेज प्रॉफिट रहेगी उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट ही रहेगा।
सीधी सी बात है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबिलिटी मतलब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे सस्टेन करोगे सर, तो इट डिपेंड्स अपॉन फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? द पीरियड ओवर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन। इसकी लाइफ कितनी है, कितना ड्यूरेबल है वो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मोबाइल लेते हो, अब उसकी लाइफ क्या है? किसी के लिए 5 ईयर्स रह सकती है, किसी के लिए 10 ईयर्स रह सकती है, कोई 5 साल 2 साल में खराब हो जाएगा, कोई 1 साल में। तो इट्स ड्यूरेबिलिटी कितनी है, सेम आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ड्यूरेबल कितनी है, वो कितने पीरियड तक रहेगा। Period over which competitive advantage is sustained depends in a part on the rate at which firm resources and capabilities deteriorate। मतलब फर्म के जितने रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज कैसे कैसे डिटोरिएट होंगे, कैसे कैसे वो खराब होते जाएंगे। सो पीरियड ओवर विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, कितने पीरियड तक रहेगा, ये ड्यूरेबिलिटी पे आएगा। इन द इंडस्ट्री वेयर द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, प्रोडक्ट पेटेंट आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलेट। सीधी सी बात है ना, जब एंड्रॉइड आया था तो उसके पहले अपने स्मॉल डब्बे फोन चलते थे, तो नोकिया इज वेरी पावरफुल ब्रांड एट दैट टाइम बिफोर कमिंग ऑफ एंड्रॉइड। सो बाद में एंड्रॉइड आने के बाद तो नोकिया का जो ये था मोबाइल का मार्केट शेयर था, तो वो एंड्रॉइड के पहले बहुत ज्यादा था। सो बाद में नोकिया बोला कि मैं एंड्रॉइड में आना ही नहीं चाहता। तो नोकिया ने इज रिलेक्टेंट टू कम इनटू एंड्रॉइड, उसने मार्केट के इसको जो इनोवेशन आया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और सो दैट नोकिया को सबने नो किया। मतलब नोकिया बाद में थोड़ा बहुत मार्केट शेयर कम हुआ, अभी वो एंड्रॉइड पे वर्जन आ रहे हैं नोकिया के। सो इट्स बिग मार्केट के जो भी एनवायरमेंट है उसको एडप्ट करके, जो भी इनोवेशन मार्केट में जैसे रियलमी ओप्पो वीवो में फोन में आए, वो टेक्नोलॉजी वो भी उसने ली, और जो पहले वाली टेक्नोलॉजी थी डब्बे फोन की वो ऑब्सोलेट हो गई। ठीक है। कैपेबिलिटी विच आर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑफ द सीईओ आर आल्सो वल्नरेबल टू हिज रिटायरमेंट और डिपार्चर। एक बताया गया है कि सीईओ की कैपेबिलिटीज भी वल्नरेबल मतलब डिटोरेट हो जाती है, वो जब छोड़ के जाएगा या फिर रिटायरमेंट हो जाएगी तो सीईओ की कैपेबिलिटीज भी खत्म हो गई, वो पीरियड खत्म हो गया। तो बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसी फर्स्ट किस पे डिपेंड रहेगा? ड्यूरेबिलिटी, समझ के लो कौन कितने पीरियड तक रहेगा। सेकंड है ट्रांसफरेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक द पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलाइज ऑन देयर गेनिंग एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। मतलब तुम्हारी जो कॉम्पिटिटर है उनको रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज कितने जल्दी मिल रहे हैं, इस पे उनका अटैक रहेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई कोर कॉम्पिटेंसी है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास, तो कॉम्पिटिटर भी कुछ ना कुछ आपको कंपटीशन आपके एडवांटेज के ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ अदर R&D रिसर्च करेगा, सो दैट उसमें भी कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप हो, और उसको रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कितने जल्दी मिल रहे हैं, कितना जल्दी एक्सेस है। The easier it is to transfer the resources and capabilities between the companies, the less sustainable it will the competitive advantage। अगर उसको resources और capabilities easily मिल गए और मेरे competitive advantage के ऊपर उसका competitive advantage आ गया, तो मेरी तो core competency की यही नहीं रही ना, sustain रहेगी नहीं competitive advantage, मेरा competitive advantage रहेगा ही नहीं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, immutability, जो हमने पहले भी देखा था, immutability, if the resources and capabilities cannot be purchased by a would-be imitator, then they must be built from a scratch। How easily and quickly can the competitor build the resources and capability on which a firm competitive advantage is best? कि कितने इजीली और क्विकली कॉम्पिटिटर रिसोर्सेज बना लेगा और ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको कॉपी कर लेगा। Where capabilities require networks of organizational routine whose effectiveness depend on the corporate culture, imitation is difficult। के कैपेबिलिटीज आपको जहाँ पे नेटवर्क्स रिक्वायर नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन, बहुत ज्यादा नेटवर्क्स पे काम करना पड़ेगा, तो वहां पे जो इफेक्टिवनेस है कल्चर का, कॉर्पोरेट कल्चर का, तो वहां पे आपका इमिटेशन डिफिकल्टी होती है इमिटेट करना। लास्ट है अप्रोप्रिएबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न ऑन इट्स रिसोर्स बेस। के अप्रोप्रिएट रिटर्न तो आ रहे हैं ना, आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उससे आपका मार्केट पोजीशन बढ़ गया, सेल बढ़ गया, तो उससे अप्रोप्रिएट रिटर्न तो आ रहे हैं ना आपके रिसोर्स बेस है, तो उससे भी आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सस्टेनेबिलिटी ध्यान में आएगी। क्योंकि अगर आपको रिटर्न मिल ही नहीं रहे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बट आपके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, आपके मार्केट में आपकी पोजीशन बढ़ ही नहीं रही, तो वो क्या काम की ना, तो इट्स विल नॉट बी सस्टेन, वो रहेगी नहीं ज्यादा दिन तक। देयर इज ऑलवेज एन इशू एज टू हु रिसीव्स द रिटर्न ऑन दीज रिसोर्सेज, कौन रिटर्न कमा रहा है, ये ऑलवेज इशू रहता है। This means that reward are directed to from where the funds are invested। मतलब जिसने फंड इन्वेस्टेड कर रहा है, बेसिकली
रिटर्न कौन कमा रहा है? आपके स्टेक होल्डर कमा रहे हैं, आपके शेयर होल्डर कमा रहे हैं, या फिर किसने फंड्स इन्वेस्टेड किया है वो अगर रिटर्न कमा रहा है, तो दैट मीन्स योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक लॉन्ग रन तक सस्टेन रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज it depends on four major characteristics. Sustainability of competitive advantage चार characteristics पे depend करता है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी। इसकी मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, एक जस्ट सेकंड। हाँ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एबिलिटी 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 एबिलिटी। क्या बोल रहे हो सर? एबिलिटी 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 एबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी किस पे डिपेंड है? एबिलिटी एबिलिटी। किस पे? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी। तो इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, IMDT ऐप। I is for immutability, IM is for immutability, D is for durability, T is for transferability और APP is for appropriability। तो सस्टेनेबिलिटी से ध्यान में रखना, एबिलिटी एबिलिटी एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी, ये चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके ओके सर। तो नेक्स्ट है माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी। माइकल पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रेटेजी में तीन स्ट्रेटेजी होती है। फर्स्ट इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, सेकंड इज द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, थर्ड इज द फोकस स्ट्रेटेजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि आपको केस स्टडी दी जाएगी और बताया पूछा जाएगा कि बाबा स्ट्रेटेजी बताइए, कौन सी स्ट्रेटेजी ये फर्म यूज कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इनिशियली कोट करना है माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी में तीन स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, सेकंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, थर्ड इज द फोकस स्ट्रेटेजी। और बेस्ड ऑन के कुछ फैक्टर्स, वो इधर कॉस्ट लीडरशिप रहेगी, डिफरेंशिएशन रहेगी या फिर फोकस रहेगी, जो कि हम समझेंगे कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे समझना है। ठीक है, ये रही क्वेश्चन की बात। अब एक एक वन बाय वन स्ट्रेटेजी समझते हैं। तो फर्स्ट इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, जिसे हम लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप एम्फसाइज ऑन प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एट वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट फॉर कंज्यूमर हु आर प्राइस सेंसिटिव। मतलब आपको नाम से ध्यान में आ गया कि लो कॉस्ट पर यूनिट फॉर द कंज्यूमर हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फर्म्स क्या करती है, कम से कम प्राइस चार्ज करती है। और ये किस लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है कस्टमर हु आर प्राइस सेंसिटिव, जिनसे एक रुपए भी प्राइस कम गिरे ना, जिनको बहुत इफेक्ट गिरता है, जो प्राइस से बहुत सेंसिटिव है, प्राइस कम होने से या फिर बढ़ने से जिनको बहुत इफेक्ट होता है, ऐसे कंज्यूमर को प्राइस सेंसिटिव बोला जाता है। Because of lower cost, the cost leader is able to charge a lower price for its product than most of its competitor and still earn satisfactory profit। सीधी सी बात है, लो कॉस्ट के वजह से लो प्राइस रख रहे हैं, और लो प्राइस के होने से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होने से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। Striving to be a low cost producer in an industry can especially be effective। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी इफेक्टिव कब होगी? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लगा तो मैं आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, द सर्कमस्टेंसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। के सर्कमस्टेंसेस बताओ। तो चार सर्कमस्टेंसेस है। व्हेन द मार्केट इज कंपोज ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर, जहां पे मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर रहेंगे। प्राइस सेंसिटिव मतलब जिनको प्राइस के कम होने से या फिर बढ़ने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जहां पे प्राइस सेंसिटिव बायर है, वहां पे आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगाओगे। सेकंड, व्हेन देयर आर फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब बहुत कम वेज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने के, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो अचीव हो नहीं सकता, तो क्या बचा? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगाओ। व्हेन बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, ब्रांड टू ब्रांड का कोई उनको डिफरेंस नहीं ध्यान में आता, जैसे ओप्पो, वीवो, आपको दोनों में से कोई भी लो कॉस्ट है, सेम कॉस्ट पे है, आप कोई दोनों में से कोई भी बेस्ड ऑन द फीचर्स आप कोई भी मोबाइल यूज कर सकते हो। तो फोर्थ वन इज व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, जिनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, जिनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, ऐसे बायर्स रहा तो आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो कैसे याद रखोगे? प्राइस सेंसिटिव बायर्स, कॉस्ट लीडरशिप आया तो प्राइस सेंसिटिव बायर्स याद रख लो। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्राइस सेंसिटिव बायर्स। अगर केस स्टडी में भी दिया गया है कि वहां पे प्राइस सेंसिटिव है, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगानी है, सीधी सी बात है। तो प्राइस सेंसिटिव बायर है जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने के बहुत कम तरीके हैं, जहां पे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है ब्रांड टू ब्रांड, बायर को कोई लेना देना नहीं है ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंस में, और बायर बहुत ज्यादा है जिनकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। तो चार केसेस है यहाँ पे, आप इन सर्कमस्टेंसेस में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सम रिस्क ऑफ परस्यूइंग कॉस्ट
लीडरशिप स्ट्रेटेजी रिस्क क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिस्क क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में। कुछ रिस्क रहेंगे। रिस्क यह है कि कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द स्ट्रेटेजी देयरफॉर ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट्स डाउन। कि कॉम्पिटिटर भी आपकी स्ट्रेटेजी इमिटेट करेंगे, वो भी लो कॉस्ट पर यूनिट पे बेचना चालू कर देंगे, सो दैट आपका भी प्रॉफिट कम हो और उनका उनका प्रॉफिट बढ़े। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री में मेक द स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव। सीधी सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व है, अब नाउअडेज चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इंडस्ट्री में मेक द स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपकी जो चलती हुई स्ट्रेटेजी है वो इनइफेक्टिव हो सकती है। या फिर बायर इंटरेस्ट में स्विंग टू अदर डिफरेंशिएटिंग फीचर बिसाइड्स द प्राइस। बायर्स के इंटेंशन दूसरे कोई प्रोडक्ट पे जाएंगे जिनके फीचर्स ज्यादा है, जो सेम प्राइस पे आपको ज्यादा फीचर्स देता है। तो ये मोबाइल का ही एग्जांपल है, Xiaomi है, Realme है, Oppo है, Vivo है, जहां पे आपको फीचर्स ज्यादा रहते हैं आपके बजट के अंदर, आप वही परचेस करते हो। तो देयर आर रिस्क ऑफ परस्यूइंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटर में इमिटेट द स्ट्रेटेजी, एंड सेकंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर बायर कोई और प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के प्रोडक्ट पे स्विच हो सकता है। तो ये सब रिस्क है। ओके ओके। एक्शंस टू बी टेकन फॉर अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या क्या एक्शन आप करोगे। तो पहले तो प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग और डिमांड, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड कितनी है वो पहले फोरकास्ट करो। सेकंड, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है। आप ज्यादा से ज्यादा जितने रिसोर्सेस है आपको अगर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे तभी तो आपकी कॉस्ट कम होगी ना, टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे तो कॉस्ट कम गिरेगी। थर्ड है अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सीधी सी बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये मीनिंग है आपकी लो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीज होती है, क्योंकि जो आपका फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे अलोकेट होता है, जो कि आपने कॉस्टिंग में पढ़ा ही होगा। फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन टू यील्ड लोअर कॉस्ट पर यूनिट। सेम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट ही आगे लिखा हुआ है कि मास प्रोडक्शन प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी डिक्रीज होगी। फिफ्थ, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। तो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो कि सो दैट आपकी एफिशिएंसी बढ़े। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। आपके मार्केट में लोगों को डिफरेंशिएशन से फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ कम प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए भैया। तो रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन है टिल इट बिकम एसेंशियल। तो इन चीजों में आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपको अचीव कैसे करना चाहिए। आपको फर्स्टली डिमांड फोरकास्ट करना है। सेकंड, आपको यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मैक्सिमम यूटिलाइज करना है सो दैट आपका कॉस्ट कम गिरे। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी है सो दैट कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो। सेम पॉइंट फोर्थ भी है, मास प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सो दैट कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो और रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल। ठीक है सर, ये एक्शंस रहेंगे आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए। तो याद रहेगा सर। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। एडवांटेजेस क्या है, एक चीज याद रखना, ये जो एडवांटेजेस के पॉइंट्स दिया है इट्स नथिंग बट द माइकल पोर्टर के जो फोर्सेस है, आपने माइकल पोर्टर का जो चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड राइवलरी अमंग द फर्म्स। ये 5 पॉइंट वही है, बस आपको एक्सप्लेन करना है एडवांटेजेस के रूप में। तो फर्स्टली, राइवलरी कितनी रहेंगी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में। Competitor are likely to avoid a price war since the low cost firm will continue to earn profit even after the competitor compete away their profit। मतलब कॉम्पिटिटर ने इतना कंपटीशन तगड़ा दिया कि तुम प्राइस कम कर रहे हो मैं भी प्राइस कम करूंगा, अरे फिर लो कॉस्ट क्या बोलेगा, मैं और कम करता हूँ। वो और कम करने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉम्पिटिटर को पहले ही प्राइस कम है और वो और ज्यादा प्राइस कम करने लगा तो कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉम्पिटिटर प्राइस वॉर अवॉइड ही करते हैं कि बाबा वो प्राइस कम है, मैंने कम प्राइस पे बेच सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरेगा ही नहीं ना, उसको सफिशिएंट रिटर्न आएगा ही नहीं। तो कॉम्पिटिटर प्राइस वॉर अवॉइड करते हैं। एंड सिंस लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट, कि कॉम्पिटिटर ने कितना भी कंपटीशन तगड़ा दो वो लो कॉस्ट फर्म ऑलवेज अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट है बायर्स
powerful buyer customer will not be able to exploit the cost leader firm and will continue to buy its product। कितने भी पावरफुल बायर रहने दो, कस्टमर रहने दो, वो लो कॉस्ट फर्म एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। एंड बायर्स कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है ना यार आपको, तो आप जरूर ही जरूर बाय करोगे। जो मिडिल क्लास पीपल है वो बाय ही करेंगे, वो थोड़ी छोड़ेंगे कम प्राइस में प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो। नेक्स्ट है सप्लायर कॉस्ट लीडर आर एबल टू एब्सॉर्ब ग्रेटर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम सप्लायर बिफोर दे नीड टू रेज प्राइस फॉर द कस्टमर। अगर सप्लायर ने प्राइस भी इंक्रीज कर दी तो भी लो कॉस्ट फर्म उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब ऐसा नहीं कि बाहर की जो उनकी प्राइस है वो रेज करके, कस्टमर को प्राइस रेज करके वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ग्रेटर प्राइस फ्रॉम सप्लायर। वो प्राइस रेज करने से पहले ही सप्लायर से एब्जॉर्ब कर लेंगे जो भी सप्लायर ने अगर प्राइस ज्यादा चार्ज की है, क्योंकि लो कॉस्ट फर्म के पास ज्यादा से ज्यादा डिमांड रहेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो उनको सप्लायर ने अगर कॉस्ट भी बढ़ा दी तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रेंट लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू मार्केट एंट्री दो देयर कंटिन्यूस फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। सीधी सी बात है, न्यू एंट्रेंट के लिए एक बैरियर होगा, नए इसमें लो कॉस्ट पे चार्ज करना। अगर नया स्टार्टअप है वो पहले ही उसने कुछ कैपिटल वगैरह कुछ बहुत सारी चीजें लगाई होंगी और डायरेक्टली वो अगर मार्केट में आता है और लो प्राइस पे उसका प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता है, तो ऑब्वियसली वो पहले ही लॉस में रहेगा और ज्यादा लॉस में आएगा, तो न्यू एंट्रेंट के लिए एक बैरियर क्रिएट होगा। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट लो कॉस्ट लीडर आर मोर लाइकली टू लोअर द कॉस्ट टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट एंड इवन परचेस पेटेंट। लो लो कॉस्ट जो फर्म्स रहेंगे या फिर जो लीडर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने कस्टमर को उनके साथ रहने के लिए ही मजबूर करेंगे, अलग अलग ऑफर देंगे या फिर प्राइस और ज्यादा कम करेंगे और ज्यादा कॉस्ट कम करेंगे, सो दैट एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारे साथ ही जुड़े रहे। या फिर एक और चीज क्या करेंगे, वो उनके ही इसमें सब्स्टिट्यूट में डेवलप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट कस्टमर को हमारे पास ही वैरायटी मिल जाए और इवन पेटेंट भी परचेज करेंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट है एडवांटेजेस के। राइवलरी, कॉम्पिटिटर अवॉइड करेंगे, प्राइस वॉर, बायर कितना भी पावरफुल बायर हो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, सप्लायर ने प्राइस बढ़ा भी दी तो वो लो कॉस्ट फर्म एब्जॉर्ब करेगा बिफोर रेजिंग प्राइस टू द कस्टमर। नेक्स्ट है एंट्रांट के लिए एक बैरियर है सब्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फर्म क्या करेगी, एग्जिस्टिंग कस्टमर को उनके साथ स्टे रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए मजबूर करेगी और कॉस्ट कम करके। ठीक है, ये एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस आए तो डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है सर? First and foremost disadvantage is the cost advantage may not last long as a competitor may imitate the cost reduction technique। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटर इमिटेशन करेगा, टाइम लगेगा उसको, बट वो इमिटेट डेफिनेटली करेगा, वो भी कम प्राइस में उसका कॉस्ट कम करके आपके साथ कम प्राइस में मार्केट में प्रोडक्ट बेचेगा। तो कॉम्पिटिटर में इमिटेट योर स्ट्रेटेजी। इट सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। क्यों भैया सर, हायर सेल्स वॉल्यूम से क्या होगा? अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ा ना तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। सेम हमने ऊपर देखा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बहुत नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरिया इज अ ग्रेट थ्रेट टू द कॉस्ट लीडर्स। सीधी सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी में कुछ नया चेंज आया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जैसे एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लो कॉस्ट फर्म के लिए एक थ्रेट है। Next, keep their cost low by minimizing cost of advertising, market research and development. But this approach can prove to be expensive in the long run। वो क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे नहीं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, कस्टमर का चॉइस कैसा है, कस्टमर किस चीज के वजह से सेटिस्फाइड होंगे, जिससे उनका कॉस्ट कम होगा। बट उनको लॉन्ग रन में ये चीज बहुत एक्सपेंसिव गिरेगी, क्योंकि उनको लॉन्ग रन तक जाना है ना, तो लॉन्ग रन में ये स्ट्रेटेजी टिक नहीं पाएगी। ठीक है सर। तो ये हो गया कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नाम से ही ध्यान में आएगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बेसिकली कुछ आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल फीचर्स तो नहीं है। दिस स्ट्रेटेजी इज एम एट अ ब्रॉड मास मार्केट इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज अ यूनिक। कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो उसको यूनिक परसीव करता है, तभी ये स्ट्रेटेजी काम में आएगी। द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विस। की यूनिक फीचर किस में रह सकते हैं? इधर डिजाइन में रह सकते हैं, ब्रांड इमेज में रह सकते हैं, फीचर्स में रह सकता है, टेक्नोलॉजी में रह सकता है, डीलर नेटवर्क या फिर कस्टमर सर्विस में रह सकता है। तो इसमें आपकी यूनिकनेस रह सकती है। ये सेंटेंस याद रखना, जब जब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आएगी या आपको केस स्टडी में पूछा जाएगा तो ये आपको लिखना ही लिखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लिखा गया है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, तो ये याद से लिखना है कि यूनिकनेस कैसे कैसे रहेगी, डिजाइन में रह सकती है, ब्रांड इमेज में रह सकती है,
फीचर्स में रह सकती है, टेक्नोलॉजी में रह सकती है, डीलर नेटवर्क में रह सकती है और कस्टमर सर्विस में रह सकती है। वाह सर, क्या बात है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल differentiation strategy allows a firm to charge a higher price for its product to gain a customer loyalty because consumer may become strongly attached to differentiated features। तो आप हायर प्राइस चार्ज करते हो बट इससे कस्टमर की लॉयल्टी आती है क्योंकि कंज्यूमर को वो डिफरेंशिएटेड यूनिक फीचर चाहिए। बेस्ट एग्जांपल है इसका आईफोन, एप्पल आईफोन, कि इसके हाई प्राइस है बट फिर भी आपके उसके जो डिफरेंशिएटेड फीचर्स है, बहुत अच्छे फीचर्स है, इस वजह से कंज्यूमर उसके साथ हमेशा टिका रहता है, कंज्यूमर की कस्टमर की लॉयल्टी है उसके साथ। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। इसके भी कुछ रिस्क रहेंगे, जैसे हमने कॉस्ट लीडरशिप के देखे थे। इसका रिस्क क्या है, कॉम्पिटिटर में डेवलप वेज टू कॉपी द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, firm must take care of the uniqueness, cannot be imitated quickly or cheaply by the rivals firm। के कॉम्पिटिटर तो इमिटेट करेगा ही करेगा, वो तो कॉपी करेगा ही ना। आइदर वो आपका डिफरेंशिएशन कुछ यूनिक फीचर की कॉपी कर ले, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका यूनिकनेस इतने इमीडिएटली कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर पाए और आपकी राइवल फर्म्स आपको इससे भी चीप या फिर इससे भी बेहतर डिफरेंशिएशन ना दे पाए। यूनिक प्रोडक्ट मे नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय द कस्टमर टू जस्टिफाई द हायर प्राइस। कभी कभी क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट है ना, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है उतनी जितना आप सोचते हो। आपने जितनी यूनिक फीचर्स बनाई है आपके प्रोडक्ट में, बहुत अच्छी यूनिक फीचर्स है, बट वो कस्टमर उसकी वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है, क्योंकि इस प्राइस के हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऐसा कस्टमर का ओपिनियन रहता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बोला। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे करना चाहिए। तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कि बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बताओ। तो तीन चीजों में आप बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पीपीओ, पी इज फॉर प्रोडक्ट, नेक्स्ट पी इज फॉर प्राइसिंग, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए सर, इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए दैट मीट कस्टमर नीड्स, कैन बी एन एरिया वेयर अ कंपनी हैज एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर को जो चाहिए वो उस प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, कस्टमर खुश होना चाहिए वो इन प्रोडक्ट यूज करके। न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी costly cause R&D as well as production and marketing cost can all add to the cost of production and distribution। सीधी सी बात है, आप कोई डिफरेंशिएशन यूनिक फीचर ला रहे हो तो आपको उस पर रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको R&D में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग में ये कॉस्टली हो सकता है क्योंकि R&D में और बाकी खर्च इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है आपका। एग्जाम्पल है, एप्पल आईफोन हैज इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन R&D एंड कस्टमर वैल्यू दैट। सीधी सी बात है। तो एक चीज याद में रखना, डिफरेंशिएशन में अगर R&D भी वर्ड आया है ना केस स्टडी में कि वो बिजनेस ने या फिर वो फर्म ने बहुत ज्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन में R&D में इन्वेस्ट किया है, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइसिंग, इट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन इट्स सप्लाई एंड डिमांड, में आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टमर्स आइडियल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। सीधी सी बात है ना कि आपकी सप्लाई, आप कितना सप्लाई करते हो और आपकी डिमांड कितनी है, इसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन कस्टमर वैल्यू करेगा। कंपनीज दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस कैन ऑफर अ लोएस्ट प्राइस और एस्टेब्लिश सुपीरियरिटी थ्रू हायर प्राइस। कंपनी जो डिफरेंशिएट देगी प्रोडक्ट को, वो इधर लो प्राइस रखेगी या फिर सुपेरियर एस्टेब्लिश सुपेरियरिटी, कुछ तो भी यूनिक फीचर्स देगी जिसके वजह से वो हाई प्राइस चार्ज करेगी। तो इसका भी एग्जांपल, आईफोन चार्जिंग हायर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो प्राइसिंग कैसे होंगी, अगर आपके पास कोई सुपेरियरिटी है, कोई यूनिक फीचर है, तो प्राइसिंग हाई करोगे, आप सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे रहोगे और कस्टमर ने वैल्यू भी करना चाहिए आपके प्रोडक्ट को। Organization, maximizing the power of brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to a company's success। or location advantage, name recognition and customer loyalty can also provide additional ways for a company to differentiate itself from the competition। सीधी सी बात है, आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है। आईफोन, एप्पल, अगर एप्पल ने कोई और भी प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एप्पल आईफोन ये इतना ब्रांड स्ट्रांग है कि उस ब्रांड के बेसिस पे ही कस्टमर उसको परचेस करेगा प्रीमियम प्राइस पे। सेकंड, आपका लोकेशन एडवांटेज, नेम रिकॉग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी, कि आपका लोकेशन के कुछ एडवांटेज है, क्या आपका नेम ही इतना बड़ा है, आपका ब्रांड वैल्यू ही इतना ज्यादा है, आपकी कस्टमर लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि आपने कोई और भी प्रोडक्ट लाया या फिर वही इसमें कोई इनोवेशन लाया, जैसे एप्पल आईफोन 16, आईफोन 14 प्रो, ऐसे 13 प्रो, ऐसे अलग अलग इनोवेशन अपडेट्स लाता है आईफोन, फिर भी लोग परचेज करते हैं। तो क्योंकि कस्टमर की लॉयल्टी है और आईफोन का
पीपल का नेम रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है, बड़ा है ब्रांड। सो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द थ्री थिंग्स: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। नेक्स्ट है अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैसे अचीव करेंगे सर? ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस देंगे। ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ये देंगे, प्रोडक्ट देंगे। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। और रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप द डायनामिक एनवायरनमेंट, फॉर प्रोडक्ट में इनोवेशन भी लाएंगे। टेकिंग स्टेप फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम स्टेप्स करेंगे कि ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू हमारी इंक्रीज होते रहे, बढ़ते रहे। फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के यूनिक फीचर के बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे। एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर कितना बाय करता है, कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे। तो क्या करना है, कस्टमर कस्टमर को, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करना है। सो ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट का इनोवेशन करना है, प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है और प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। और इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज इंक्रीज होगी। इसी तरह से आप 5 पॉइंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सेम एडवांटेज माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस: बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवलरी अमंग द फर्म्स। सेम एडवांटेजेस एज ऑफ जो हमने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में देखे थे, सेम एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में है। पॉइंट्स, अंदर का जो कंटेंट है, अंदर का जो ये है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सो राइवलरी में क्या है, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर। इट मींस दैट कस्टमर विल बी लेस सेंसिटिव टू द प्राइस इंक्रीजेस। क्या रहता है, ब्रांड की एक लॉयल्टी रहती है कि कस्टमर उस ब्रांड को स्टिक रहता है, प्रीमियम ब्रांड को कस्टमर वो ब्रांड छोड़ता नहीं है। तो ब्रांड लॉयल्टी इज अ सेफगार्ड। हेंस राइवलरी इतनी ज्यादा नहीं रहती है, कॉम्पिटिटर के ऊपर एक कैच क्लियर होता है क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी है। और सेकंड, कस्टमर क्या है, प्राइस इनसेंसिटिव बोल सकते हैं, लेस सेंसिटिव, प्राइस इनसेंसिटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्राइस बढ़ा दो। तो प्राइस इनसेंसिटिव है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगाओगे सर। बायर्स, दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर द प्राइस एज दे गेट स्पेशल फीचर्स एंड दे हैव फीवर ऑप्शन इन द मार्केट। बायर प्राइस इनसेंसिटिव है ना, बायर को प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो निगोशिएट क्यों ही करेगा। एंड सेकंड, उसके पास ऑप्शन कम है, पहले ही प्रीमियम चीजों में उसके पास ऑप्शन ही कम है, तो वो निगोशिएट करेगा भी नहीं, उसको प्राइस बढ़ने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं। तो बायर की पावर भी कम रहेगी। सप्लायर, बिकॉज डिफरेंशिएटर चार्ज ए प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड टू ऑब्जर्व हायर कॉस्ट ऑफ सप्लाई एज कस्टमर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा टू। इसमें कैसा है, जो हमने कॉस्ट लीडरशिप में देखा था, कॉस्ट लीडरशिप में हम कस्टमर के ऊपर प्राइस बढ़ा रहे रहे थे अगर सप्लायर ने कॉस्ट बढ़ाई तो। बट यहाँ पे अगर सप्लायर ने कॉस्ट भी बढ़ा दी तो हम कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करके भी, प्राइस बढ़ा के भी उनसे पैसा ले सकते हैं। तो सप्लायर की भी बार्गेनिंग पावर हमें कम है और सप्लायर का एक एडवांटेज मिलता है, अगर उसने कॉस्ट भी बढ़ा दी तो हम कस्टमर को ऊपर कॉस्ट बढ़ा के उनसे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट, एंट्रांट के लिए भी बैरियर है, सेम है तो कॉस्ट लीडरशिप। इनोवेटिव फीचर आर एन एक्सपेंसिव ऑफर, क्योंकि आपने को रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, पूरे मार्केटिंग में कॉस्ट लगाना पड़ेगा, पूरा प्रोडक्शन में कॉस्ट करना पड़ेगा, तो ये इट इज एन एक्सपेंसिव ऑफर, कॉस्टली है। सो न्यू एंट्रेंट जनरली अवॉइड ही करेंगे ना, बिकॉज इट इज टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद सेम फीचर एट द सेम कंपेरेबल प्राइस। सेम प्रोडक्ट उसी कुछ यूनिक फीचर्स के साथ और वो प्राइस में नए एंट्रेंट को देना एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट में क्या एडवांटेज है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कांट रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट व्हिच हैव हाई ब्रांड वैल्यू एंड एंजॉय कस्टमर लॉयल्टी। क्योंकि जो यूनिक फीचर है ना, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, स्पेशल फीचर है, हेंस सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं कर सकते कोई यूनिक प्रोडक्ट को। तो एक और एक एडवांटेज क्रिएट होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का। तो राइवलरी में ब्रांड लॉयल्टी है, और बायर्स, आपके बायर्स नेगोशिएट नहीं करेंगे। सप्लायर, अगर नहीं सप्लायर ने कॉस्ट चार्ज भी कर दिया ज्यादा तो मैं कस्टमर से पैसा खरीद लूंगा। एंट्रेंट के लिए बैरियर है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एक्सपेंसिव है। सब्स्टिट्यूट ज्यादा रहेंगे नहीं,
और वो डिफरेंशिएटेड यूनिक फीचर रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर की ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। ये एडवांटेज हो गए, ऐसे ही रिवाइज करना है सर, 1.5 MB इतने स्पीड अप में रिवाइज करना है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? इन द लॉन्ग रन यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। सीधी सी बात है, कुछ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो स्पेशल फीचर है, यूनिकनेस है, डिटोरिएट होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, क्योंकि नए नए मार्केट में एनवायरनमेंट चेंज होते जाएगा, नए नए इनोवेशन होते जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लाएगा, तो उस हिसाब से आपको भी पुरानी यूनिकनेस या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी फीचर छोड़ के कुछ नया एड ऑन करना पड़ेगा। तो यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर अ डिफरेंशिएटेड फीचर में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर अल्टरनेटिव। हाँ, कस्टमर प्राइस इंसेंसिटिव है, कस्टमर को प्राइस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, बट इतनी ज्यादा भी प्राइस मत बढ़ाना कि कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच हो जाए। तो एक डिसएडवांटेज है, अगर तुमने बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा ही दी तो कस्टमर बोलेगा नहीं यार, इतना तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गई, हम किसी और अल्टरनेटिव पे स्विच ऑफ हो जाते, तो एक रिस्क है। थर्ड, डिफरेंशिएशन फेल टू वर्क इफ बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। जो हमने ऊपर भी देखा था, ऐसा कुछ बेसिस है जो कि कस्टमर नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। कस्टमर बोलता है इस बेसिस के, इस प्राइस पे मैं, ये बेसिस पे हम प्राइस नहीं कर सकते, क्या आप इसकी वैल्यू मुझे मिल ही नहीं रही, तो मुझे उस वैल्यू ना मिलने के कारण मैं उतनी प्राइस देना ही नहीं चाहता। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे फेल हो जाता है कि आपने ऐसी कोई इस बेसिस पे प्राइसिंग की है कि कस्टमर को उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन वहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी खत्म होते हैं। तो याद रखना, आपको केस स्टडी देंगे, केस स्टडी में पूछा जाएगा कि उसने ऐसा किया, ये स्ट्रेटेजी लगाई, वो स्ट्रेटेजी लगाई, आप बताओ ये इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो आपको पहले माइकल पोर्टल के तीनों स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में कब अगर प्राइस सेंसिटिव वर्ड आता है, या फिर लो कॉस्ट वर्ड आता है, या फिर उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की, ऐसा कुछ वर्ड आता है, तो आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूज करोगे। सेकंड, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कब यूज करोगे? अगर आपको केस स्टडी में कहीं वर्ड दिया है, उसने प्रीमियम प्राइस चार्ज की है, या फिर उसने कुछ R&D में बहुत ज्यादा खर्चा किया है, या फिर उसने एक कुछ यूनिक फीचर है, कुछ स्पेशल फीचर लाया, ऐसे कुछ वर्ड आए, तो आपको 100% डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कोट करके आना है। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस स्ट्रेटेजी। सर ये कौन सी स्ट्रेटेजी? इट इज नथिंग बट जो कॉस्ट लीडरशिप है और जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, उसको कोई एक स्पेशल टारगेट एरिया, पर्टिकुलर ग्रुप पे आप जब ये स्ट्रेटेजी लगाते हो, तो उसको फोकस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ फोकस स्ट्रेटेजी में कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द कस्टमर। एक कोई ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आइदर ज्योग्राफिक मार्केट और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आइदर ग्रुप ऑफ कस्टमर पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, या फिर कोई ज्योग्राफिक रीजन पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो तब आप फोकस स्ट्रेटेजी यूज करते हो। इन ऑर्डर टू सर्व अ वेल डिफाइंड बट अ नैरो मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर हु सर्व अ ब्रॉडर मार्केट। क्या हम इतने नैरो मार्केट में, इतने टारगेटेड एरिया में ही खेलेंगे? कि कॉम्पिटिटर पूरे मार्केट में खेलो, बट हम तो इतने नैरो मार्केट में ही खेलेंगे, सो दैट हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहे उस मार्केट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो फेरारी स्पोर्ट्स कार है, वो स्पेशल नैरो मार्केट के लिए ही ये करती है, अपना फोकस स्ट्रेटेजी यूज करती है। ठीक है। फोकस स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक नैरो मार्केट, स्पेसिफिक निश मार्केट फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, ज्योग्राफिक मार्केट और पर्टिकुलर लाइन ऑफ सेगमेंट के लिए यूज होती है। तो फोकस कॉस्ट स्ट्रेटेजी और फोकस कॉस्ट लीडरशिप है, और फोकस डिफरेंशिएशन है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। फर्म्स दैट कॉम्पीट बेस्ड ऑन द प्राइस एंड टारगेट नैरो मार्केट, जो प्राइस के बेसिस पे ये करती है और नैरो मार्केट टारगेट करती है, उसमें फोकस कॉस्ट लीडरशिप आएगी। A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest price in the industry. Instead, it charges a low price relative to other firms that compete within the target market. सीधी सी बात है, अगर जो फर्म फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, तो वो ऐसा, इसका मीनिंग नहीं कि वो लो प्राइस ही चार्ज करेगी, बट वो लो प्राइस कहाँ चार्ज करेगी? जो वो नैरो मार्केट में खेल रही है, उनके जो राइवल फर्म्स रहेंगे, उनसे लो प्राइस चार्ज करेगी। जो राइवल फर्म से वो लो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है, उनसे प्राइस कंपैरेटिवली लो रहेगा, तो ये फोकस कॉस्ट लीडरशिप होगी। और फोकस डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक डिफरेंशिएशन है आपका फॉर अ पर्टिकुलर नैरो मार्केट। फर्म्स दैट compete based on the uniqueness and target a narrow market are following a focus differentiation strategy. Some firms using a focus differentiation strategy concentrate their efforts on a particular sales channel, such as selling over internet only. तो
फोकस डिफरेंशिएशन क्या है? यूनिकनेस है, और आप कोई पर्टिकुलर नैरो मार्केट के लिए टारगेट कर रहे हो तो फोकस डिफरेंशिएशन आता है। कोई बोल रहा है कि मैं मेरा सेल करूंगा सिर्फ इंटरनेट से ही सेल करूंगा। अभी आप सीए इंटर के भी वेरियस आप क्लासेस लेते हो, तो बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन है, वर्चुअली अवेलेबल है, कोई फिजिकल अवेलेबल नहीं है। सो दैट वो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही सेल करेंगे, हम ऑनलाइन ही टीचिंग करेंगे, क्योंकि इतना इवॉल्व हुआ हुआ है। सो इट इज अ फोकस डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप फोकस स्ट्रेटेजी कैसे अचीव करोगे? सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक niche which are not covered by the cost leader, creating superior skills for catering such niche market, generating high efficiency for serving such niche market, and developing innovative ways in managing the value chain. तो पहले तो आप स्पेसिफिक नीश मार्केट सेलेक्ट करोगे, जो कि कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएटर ने सेलेक्ट नहीं किया ना, वो उनके नजर से छूट गया है, तो वैसा मार्केट आप सेलेक्ट करोगे। नीश मार्केट सेलेक्ट कर लिए, आप कुछ क्रिएट सुपीरियर स्किल क्रिएट करोगे, ऐसी स्किल्स जो कि आपको टैकल कर सके आप नीश मार्केट को। और जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी जनरेट करोगे फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट के मैं उनको अपनी सर्विस अपना प्रोडक्ट उनको दे पाऊँ, ऐसी एफिशिएंसी क्रिएट करोगा। और डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। तो कैसे याद रखना? अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी निश मार्केट तो पहले आपको देखना है कौन सा निश मार्केट दोनों के नजरों से छूट गया है, कौन दोनों, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। और वो निश मार्केट मिलने के बाद आप अपने अंदर सुपीरियर स्किल्स करोगे, अपने अंदर आप हाई एफिशिएंसी जनरेट करोगे कि अपना प्रोडक्ट सर्व करने के लिए, और इनोवेटिव डेवलप करोगे टू बिल्ड अ वैल्यू चेन। इसमें अचीविंग हो जाएगी आपकी फोकस स्ट्रेटेजी। इजी था सर। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी के क्या एडवांटेज है? प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर प्रोडक्ट प्राइसेस। सीधी सी बात है, आप अगर फोकस डिफरेंशिएशन ले रहे हो या फिर फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस, क्योंकि नैरो मार्केट है ना, वो मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर कैटल कर ही नहीं रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। Rival and new entrant may find it difficult to compete due to the tremendous expertise in the goods and service that the organization following focus strategy। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटर और नया एंट्रेंट आएगा नहीं जल्दी से। क्यों? क्योंकि पहले तो आप नैरो मार्केट टारगेट कर रहे हो, और वो नैरो मार्केट का आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रहेगी, जो भी आप गुड्स एंड सर्विस सर्व करने वाले हो। क्योंकि आपने ऑलरेडी नैरो मार्केट टारगेट किया है, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, तो राइवल और न्यू एंट्रेंट के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी उस नैरो मार्केट में सर्व करने के लिए, उस नैरो मार्केट में उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये दो एडवांटेज है, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो और राइवल न्यू एंट्रेंट को प्रॉब्लम होगी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है फोकस स्ट्रेटेजी के? फर्म्स लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी में नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी। आपके पास कोई डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है ना, तो आप फोकस स्ट्रेटेजी परस्यू नहीं कर सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है। आपके पास अलग अलग कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि आपको नैरो मार्केट को टैकल करना है, तो आपके पास अलग अलग कॉम्पिटेंसी, तो आप फोकस स्ट्रेटेजी परस्यू नहीं कर सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है। सेकंड, ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉस्ट आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप पहले तो बहुत ज्यादा नैरो मार्केट टारगेट कर रहे हो, निश मार्केट टारगेट कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड लिमिटेड रहेगी, कम रहेगी, और आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। इससे वजह से क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइसेस में कम ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट में कम ज्यादा हो सकता है, अर्निंग कम ज्यादा हो सकती है, तो एक डिसएडवांटेज है। थर्ड, इन द लॉन्ग रन द निश कुड बी डिसअपियर। सीधी सी बात है, लॉन्ग रन में वो मार्केट डिसअपियर हो सकता है, इधर एक्सपांड होगा या फिर वो मार्केट कम कम होता जाएगा, या फिर कोई लार्जर ऑर्गेनाइजेशन आके वो मार्केट टैकल कर लेगी, कोई कॉम्पिटिटर, बड़ा कॉम्पिटिटर आके वो मार्केट टैकल कर लेगी, और टेकन ओवर बाय द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर बाय एक्वायरिंग द सेम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। वो कॉम्पिटेंसी खुद में लाके कोई कॉम्पिटिटर आके वो मार्केट टैकल कर जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है फोकस स्ट्रेटेजी का, ठीक है। ये एक मॉड्यूल में चार्ट दिया था कि कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव स्कोप, ये एक बार देख लेना। नैरो मार्केट है तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप आएगा, और नैरो मार्केट फॉर डिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट है तो फोकस डिफरेंशिएशन आएगा। ब्रॉड मार्केट है तो कॉस्ट लीडरशिप आएगा, और ब्रॉड मार्केट में डिफरेंशिएशन कुछ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे गलती से फोकस स्ट्रेटेजी आ गया है, मैं ये करेक्ट कर दूंगा और नोट्स में भी अपडेट कर दूंगा। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अ कस्टमर मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फसाइजिंग लोअर कॉस्ट बेटर क्वालिटी। तो बेटर कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या है? जो लो कॉस्ट ऑफर करता है और बेटर क्वालिटी देता है।
लो कॉस्ट ऑफर करता है और बेटर क्वालिटी आपको देता है। इट कैन बी डन थ्रू दो वेज में होंगे सर। एक तो ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लो प्राइस, देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल्स विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स। एक तो लो प्राइस में ऑफर करो हाई हाई क्वालिटी या फिर सेम क्वालिटी एंड फीचर्स जो आपके कॉम्पिटिटर फर्म्स आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सेम क्वालिटी में दो और प्राइस कम करो, या फिर प्राइस सिमिलर रखो एज बाय द राइवल्स फॉर द प्रोडक्ट विद मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर। जो आपकी राइवल्स कॉम्पिटिटर की प्राइस जितनी है उतनी सेम रखो, बट क्वालिटी बढ़ा दो और प्राइस उतनी ही रखो। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी दो वेज में होती है, कॉस्ट कम कर दो, क्वालिटी उतनी ही रखो जितनी कॉम्पिटिटर की है। इससे क्या होगा, आपके पास आएगी क्योंकि क्वालिटी तो सेम है और आपके पास प्राइस कम है, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। सेकंड, एक तो कॉस्ट उतनी ही रखो बट क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर कर दो आपके कॉम्पिटिटर से। प्राइस तो उतनी ही देनी है मुझे, प्रोडक्ट को तो सब तरफ उतने प्राइस में मिल रहा है बट आपके पास क्वालिटी ज्यादा है तो आपके पास आएगा कस्टमर। एग्जाम्पल क्या है, एंड्रॉइड फोन फ्रॉम वन प्लस, Xiaomi, ओप्पो, विवो आर ऑल रूटिंग फॉर गिविंग बेटर क्वालिटी एट लोएस्ट प्राइस। ये हम सबको पता है, ओप्पो, विवो, Xiaomi, रियलमी, इन सब में प्राइस कम है और वो क्वालिटी बहुत ज्यादा दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर। ये एक चार्ट है, ये देख लेना, पढ़ लेना। तो और चैप्टर 3 हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आपके दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाना। और एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स। थैंक यू, लेट्स मेक लर्निंग इजी विद सी कृष्णा भैया। थैंक यू गाइस।